हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग। होप आप सब बढ़िया होंगे बच्चों। मैं भी एकदम बढ़िया हूं। चैट नहीं चल रही है। चैट 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 क्यों नहीं चल रही है। कुछ तो भी दिक्कत आ रही है। ठीक है, चलिए। तो गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम लोग क्या करने वाले हैं। चैट नहीं चल रही है। आप लोग चैट कर पा रहे हो क्या। लेक्चर नंबर 4। आज हम लोग कौन सा लेक्चर करने वाले हैं बट्टो। लेक्चर नंबर 4 करने वाले हैं। एक सेकंड जरा। चलिए, आप लोगों की चैट चल रही है। मैंने भी न्यू प्लेयर कर लिया ओल्ड से। ठीक है, बट इसमें मैं छोटा दिखता हूं, ये दिक्कत है। बट कोई बात नहीं, चलिए। हाँ ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आज हम लेक्चर नंबर 4 करने वाले हैं। आपको याद होगा, हमने जो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट स्टार्ट किया था उसमें हमने दो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन पढ़ी थी। एक पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया की और एक पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया की। पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया वो पर्सन होता है जो पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया नहीं होता, और पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया वो पर्सन होता है जो पिछले फाइनेंशियल ईयर में मोर देन 182 डेज इंडिया में होता है। लेकिन दो लोगों को इंक्लूड नहीं करते हैं। एक जो इंडिया के बाहर जा रहा है 3 पर्पस के लिए। कौन सा? या तो एम्प्लॉयमेंट करने, या तो बिजनेस करने, या अनसर्टेन पीरियड के लिए जा रहा है। या ऐसा इंसान जो इंडिया आ रहा है कितने पर्पस के लिए? 3 पर्पस। कौन से? 3 पर्पस को छोड़ के। 3 पर्पस को छोड़ के उसको काउंट नहीं किया जाएगा पीआरआई में। लेकिन अगर आप इंडिया में 3 पर्पस के लिए आ रहे हैं, यानी एम्प्लॉयमेंट के लिए आ रहे हैं, बिजनेस के लिए आ रहे हैं, या अनसर्टेन पीरियड के लिए आ रहे हैं, तो आपको इमीडिएटली कौन सा स्टेटस दे दिया जाएगा? पीआरआई का स्टेटस दे दिया जाएगा। यह बात हमने डेफिनेशन में पढ़ी थी। लेकिन यह हमें जानना जरूरी क्यों था? क्योंकि पीआरआई के केस में क्या होता है, पीआरआई जो है इंडियन करेंसी में इजीली डील कर पाता है और फॉरेन करेंसी में उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस होते हैं। वहीं अगर मैं बात करता हूं पीआरओआई की, वो फॉरेन करेंसी में इजीली डील कर पाता है, लेकिन इंडियन करेंसी में डील करने पर उस पर होती है रेस्ट्रिक्शन। फिर हम नेक्स्ट टाइप पे गए, दैट इज ट्रांजैक्शन। कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट में ट्रांजैक्शन को करा हुआ है 2 टाइप्स में डिवाइड। या तो आपकी ट्रांजैक्शन कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन में फॉल करेगी, या तो आपकी ट्रांजैक्शन करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन में फॉल करेगी। कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन वो ट्रांजैक्शन होती है जिससे एसेट या लायबिलिटी आउटसाइड इंडिया अल्टर हो रहे हैं किसी पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया के, या एसेट और लायबिलिटीज अल्टर हो रहे हैं इन इंडिया किसी पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया के। इसको हम क्या बोलेंगे? कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन बोलेंगे। इसके अलावा जितनी भी ट्रांजैक्शन होती है वो सारी कौन सी होती है? करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन होती है। जैसे कि अब्रॉड टूरिज्म के लिए जाना, मेडिकल खर्चा करना, एजुकेशन करने जाना, या अगर हमने कोई एसेट बाहर से इंपोर्ट वगैरह कराया है और शॉर्ट टर्म क्रेडिट लिया है, वो भी हमारा किस में फॉल होगा? करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन में होगा। सर हमें यह बाइफोर्केशन करना क्यों जरूरी है? बिकॉज कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन में क्या होता है, नॉर्मली कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस प्रोहिबिटेड होती हैं अनलेस अंटिल वो परमिटेड हो, और जो हमारी करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन होती है वो नॉर्मली परमिटेड होती है अनलेस उन्हें प्रोहिबिट करा हो। करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन को कौन रेगुलेट करता है बेटा? सेंट्रल गवर्नमेंट रेगुलेट करती है। कैसे? रूल्स बना के। यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के पास पावर है क्या बनाने की? रूल्स बनाने की। वहीं आते हैं कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन पे। अगर मैं कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन की बात करता हूं तो इसको पहले कौन रेगुलेट करता था? इसको पहले आरबीआई रेगुलेट करा करता था, लेकिन अब लॉ में चेंज हो गया है और बंटवारा कर दिया गया है। किसके किसके बीच में बंटवारा कर दिया गया है? अगर डेट इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड है तो आरबीआई बनाएगा रेगुलेशंस, और अगर नॉन डेट इंस्ट्रूमेंट यानी नॉट इन्वॉल्विंग डेट इंस्ट्रूमेंट है तो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएंगे रूल्स। लेकिन रूल्स भले ही सेंट्रल गवर्नमेंट बना रही है, लेकिन उसको एडमिनिस्टर करने की पावर किसको दे दी गई है? आरबीआई को दे दी गई है। फिर हमने नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट किया था कि कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन को मॉनिटर करने के लिए, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस को मॉनिटर करने के लिए हमने 3 टाइप में बांटा था। पहला टाइप कौन सा था? जिसमें कोई भी रेस्ट्रिक्शन आरबीआई या सेंट्रल गवर्नमेंट ने नहीं लगाई है, जिसमें हमने कल लास्ट क्लास में 4 ट्रांजैक्शंस को कवर किया था। कौन सी? अमोर्टाइजेशन ऑफ लोन,
है ना, डेप्रिसिएशन ऑफ डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, या अगर आप पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया और आपके पास कोई प्रॉपर्टी ऐसी है जो आपने एक्वायर करी थी, कब एक्वायर करी थी, जब आप पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया थे, या आपको इनहेरिट हुई है PROI से, और उसी का ही रिवर्स केस। ये 4 ट्रांजैक्शन पे बेटा किसी भी तरह की रोक नहीं लगाई गई है। अब हम आज के टॉपिक को स्टार्ट करने जा रहे हैं। आई होप आप लोग रेडी होंगे। नेक्स्ट टॉपिक दैट इज केस नंबर 2, दैट इज केस नंबर 2 हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। कौन सी ट्रांजैक्शंस के बारे में हम लोग बात करेंगे बच्चों? हम बात करने वाले हैं अलाउड, परमिसिबल, विद कंडीशन और रेस्ट्रिक्शन, यानी ऐसी कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन जो अलाउड हैं, लेकिन उनके लिए कुछ ना कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगी हुई हैं, उनके लिए कुछ ना कुछ कंडीशंस लगी हुई हैं। ऐसा नहीं कि आंखें बंद करके जो मर्जी कर दोगे, तो वो चीज अब हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, ओके सर, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर आप ओपन कर लेंगे, सारे बच्चे पेज नंबर ओपन कर लेंगे 3.29, पेज नंबर 3.29 ओपन कर लेंगे, जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं परमिसिबल ट्रांजैक्शन। ठीक है, परमिसिबल ट्रांजैक्शन। कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस को कितने टाइप में डिवाइड किया गया बेटा? 3 टाइप में। एक जिन पर कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, एक जो प्रोहाइबिटेड है, और एक जो परमिसिबल है लेकिन उन पर कंडीशंस लगी हुई हैं। और ये कहां से आती है बेटा चीज? ये आती है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट रेगुलेशंस 2000 से आती हैं। चलिए, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आइए सबसे पहले आपको ये पैराग्राफ्स कर देने हैं कट। ठीक है, इन पैराग्राफ को आप कट कर देंगे। हमें सीधा पढ़ना है शेड्यूल 1। सबसे पहले क्या पढ़ना है बच्चों? शेड्यूल 1। इसमें क्या दिया हुआ है? लिस्ट ऑफ परमिसिबल ट्रांजैक्शन, जो कौन कर सकता है? पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया कर सकता है। कौन कर सकता है? पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया कर सकता है। और उसके बाद हम पढ़ेंगे शेड्यूल 2, लिस्ट ऑफ परमिसिबल ट्रांजैक्शन, जो कौन कर सकता है? पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया कर सकता है। तो इस ट्रांजैक्शन में, केस 2 में हमें 2 शेड्यूल पढ़ने पड़ेंगे बेटा, शेड्यूल 1 और शेड्यूल 2। शेड्यूल 1 और शेड्यूल 2, ये 2 शेड्यूल्स हम आज पढ़ने जा रहे हैं। शेड्यूल 1 किसके लिए है बेटा? PRI के लिए। और शेड्यूल 2 किसके लिए है बेटा? PROI के लिए। क्या ये ट्रांजैक्शंस अलाउड है? द आंसर इज यस। ये कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस हैं और ये अलाउड है, ये परमिसिबल है, लेकिन इन पर क्या लगी हुई है? रेस्ट्रिक्शंस लगी हुई हैं, इन पर कंडीशंस लगी हुई हैं, डिटेल्ड। ओके, तो सबसे पहला पॉइंट अगर मैं रीड करता हूं, सबसे पहला पॉइंट क्या बोला इन्होंने? इन्वेस्टमेंट बाय अ पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया इन फॉरेन सिक्योरिटीज, यानी अगर आप इंडिया में रहने वाले इंसान हो और अगर आप फॉरेन सिक्योरिटीज में क्या क्या आएगा बेटा? शेयर्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, यस और नो। लेकिन यह कैसे पता चलेगा कि वो फॉरेन सिक्योरिटीज है? जैसे इंडिया की सिक्योरिटीज की जो फेस वैल्यू होती है ना बेटा, वो इंडियन रुपीज में होती है। फॉरेन सिक्योरिटीज की जो फेस वैल्यू होती है वो कौन सी करेंसी में होती है? फॉरेन करेंसी में होती है। फॉरेन सिक्योरिटीज की फेस वैल्यू किस में होती है बेटा? फॉरेन करेंसी में होती है। ओके सर, क्या इस पॉइंट से आपको यह पता चल पा रहा है कि इन्वेस्टमेंट कितनी कर सकते हैं? जल्दी मुझे बताओ, क्या आपको इस पॉइंट से यह पता चल पा रहा है कि इन्वेस्टमेंट कितनी कर सकते हैं? नहीं पता चल पा रहा। आपको बस इतना पता चल गया कि ये ट्रांजैक्शन अलाउड है, ये ट्रांजैक्शन अलाउड है, आपको इतना तो पता चल गया, लेकिन यह पता नहीं चल पा रहा कि कितने पैसा लगा सकता हूं, कौन सा फॉर्म भरना पड़ेगा, कुछ भी पता नहीं चल रहा। क्यों? क्योंकि इसके लिए बेटा डिटेल्ड आपको क्या मिलेंगे? रूल्स एंड रेगुलेशंस मिलेंगे,
कहां मिलेंगे, मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं। अगर हम बाहर फॉरेन सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं तो उसको क्या बोला जाता है टेक्निकल लैंग्वेज में, ओवरसीज इन्वेस्टमेंट। क्या बोला जाता है मेरे बच्चा, ओवरसीज इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ओके। यहां पर देखिए मैंने आपके सामने एक फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट की ओवरसीज इन्वेस्टमेंट की रूल्स, लेटेस्ट रूल खोल के दिखा रहा हूं मैं आपको। यहां पर रूल्स लिखा है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया है या आरबीआई ने बनाया है। बेटा क्योंकि रूल्स है तो ये किसने बनाया होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये रूल्स बनाए हैं। यहां पर आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी, कौन सा फॉर्म, कितना रुपया, हर एक चीज के बारे में यहां पर देखिए डिटेल में बताया जाएगा, डिटेल में। तो इस पॉइंट को डिटेल में अगर आप जानना चाहते हो कि ये ट्रांजैक्शन अलाउड तो है, लेकिन इस ट्रांजैक्शन में क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है, तो आपको उसकी रेगुलेशन या उसके रूल्स पे जाना पड़ेगा। ठीक है, क्या हमें इसकी डिटेल्ड रेगुलेशन सिलेबस में है, क्या इस पॉइंट के अंदर की डिटेल्ड रूल्स या डिटेल्ड रेगुलेशन हमारे सिलेबस में है? द आंसर इज नो, ये हमारे सिलेबस में नहीं है। हमारे सिलेबस में कितना है फिर, हमारे सिलेबस में बस इतना है कि हमें पता होना चाहिए कि कौन कौन सी कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन जो है पीआरआई विद कंडीशंस कर सकता है। ठीक है, ओके सर, तो ये बात हमें क्लियर हो गई। यानी एग्जाम में आपसे ये नहीं पूछेगा यहां पर कि कितना पैसा इसमें लगाया जा सकता है। चलिए, ऐसे ही सिमिलर नीचे जितने भी पॉइंट्स लिखे हुए हैं, आपको नीचे जितने भी पॉइंट्स दिख रहे हैं ना, बी पॉइंट, सी पॉइंट, डी पॉइंट, ई पॉइंट, इन सबकी डिटेल्ड रेगुलेशंस हैं, इन सबके डिटेल्ड रूल्स हैं, लेकिन वो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। ठीक है, ओके सर, आइए आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या हो सकता है बेटा, अगर फॉरेन करेंसी लोन ले रहे हैं इंडिया में या एब्रॉड में, कौन फॉरेन करेंसी लोन ले रहा है बेटा, पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया। अगर कोई पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया ऐसा लोन ले रहा है जो फॉरेन करेंसी में है, तो क्या यह अलाउड है? यस अलाउड है। कितना अलाउड है, कैसे ले सकते हो, डिटेल्ड रेगुलेशंस में पता चलेगा। अगर पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया ट्रांसफर करना चाहता है इमूवेबल प्रॉपर्टी को जो इंडिया के बाहर है, इंडिया के बाहर कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी को अगर वो ट्रांसफर करना चाहता है तो कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, लेकिन अगेन इसकी डिटेल्ड रेगुलेशंस हमें देखनी पड़ेंगी। यस और नो? यस सर। नेक्स्ट आता है बेटा गारंटी issued by a person resident in India in favor of person resident outside India। पीआरआई ने पीआरओआई के फेवर में अगर कोई भी गारंटी दी है तो वो भी कर सकते हैं, और गारंटी को हमने क्या समझा था, कंटिंजेंट लाइबिलिटी में। यहां पर हमने एग्जाम्पल भी लिखा था जब हमने कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन को पढ़ रहे थे। यस सर। नेक्स्ट, अगर आप करेंसी या करेंसी नोट्स को एक्सपोर्ट कर रहे हो, इंपोर्ट कर रहे हो या उन्हें होल्ड करना चाहते हो तो उसको भी अलाउड किया गया है। ठीक है, चलिए उसके बाद लोन्स एंड ओवरड्राफ्ट बोरोइंग बाय अ पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया फ्रॉम अ पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया। अब यहां पर देखिएगा बी पॉइंट और एफ पॉइंट में क्या डिफरेंस है भैया, मुझे तो समझ नहीं आ रहा बी पॉइंट और एफ पॉइंट में क्या डिफरेंस है। बी में भी लोन की बात कर रहा था, एफ में भी लोन की बात कर रहा है, तो दोनों पॉइंट सेम हो गए, क्योंकि यहां पर भी लोन पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया ले रहा था और यहां पर भी लोन पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया ले रहा है। फिर क्या फर्क है, ध्यान से देखो, यहां पर एक तो उन्होंने कहीं नहीं बोला कि फॉरेन करेंसी में डिनोटेड होना चाहिए, यानी यहां पर हो सकता है आप बाहर के पर्सन से इंडियन करेंसी में एक लोन अप्रूव करवा रहे हो, और इसीलिए दिस इज अ वाइडर क्लोज, दिस इज अ वाइडर क्लोज।
ठीक है। शिल्पा पूछ रही है सर क्या कोई पागल ही होगा जो इंडिया में फॉरेन करेंसी में लोन लेगा? सर इंडिया में तो फॉरेन करेंसी चलती ही नहीं है। अरे बेटा मैं मानता हूं कि इंडिया में फॉरेन करेंसी नहीं चलती, बट मान लो आपका इंडियन बैंक आपको लोन दे रहा है, ठीक है, 10% पर एनम से, और वहीं बेटा जापान का बैंक आपको फॉरेन करेंसी में लोन दे रहा है 4% पर एनम से। यस और नो? आपको कौन सा लोन सस्ता पड़ रहा है? सर जापान का लोन सस्ता पड़ रहा है तो हम जापान से लेंगे, और जब हम जापान से लोन लेंगे तो वो हमें कौन सी करेंसी में देगा? नॉर्मली वो हमें उसकी करेंसी में देगा, फॉरेन करेंसी में। और फिर जब वो लोन यहां पर आएगा तो हम ऑथोराइज्ड पर्सन से उसे क्या करवाएंगे? कन्वर्ट करा लेंगे। हम उसे ऑथोराइज्ड पर्सन से क्या करवा लेंगे? कन्वर्ट करा लेंगे, और वो कन्वर्ट करके यहां पर रुपीज हो जाएगा, और रुपीज में हम उसे यूटिलाइज कर लेंगे जैसा भी हमें करना। जब रिटर्न करने की बात आएगी तो अगेन हम उतने रुपीज ऑथोराइज्ड पर्सन के पास जाकर कन्वर्ट करा लेंगे उसकी करेंसी में, और उसे रीपे कर देंगे। सिंपल। लेकिन आपकी कॉस्ट तो बच रही है ना बेटा, ठीक है, आपकी यहां पर कॉस्ट बच रही है, इसीलिए बाहर से इवन गवर्नमेंट भी बाहर की कंट्री से लोन लेती है इन चीजों के लिए। हमारी गवर्नमेंट को पता है कि यहां से पैसे तो बाहर से सस्ता मिल जाता है। जो डेवलप्ड कंट्रीज है वहां पर क्योंकि इन्फ्लेशन जो है और वहां पर इंटरेस्ट रेट बहुत कम होता है, इसलिए वहां से उठा लेते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट आता है, पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया अगर कोई फॉरेन करेंसी अकाउंट इंडिया में मेंटेन करना चाहता है या आउटसाइड इंडिया मेंटेन करना चाहता है, उसके लिए भी डिटेल्ड रेगुलेशंस अलाउड है। ठीक है, ओके। अब एक बच्चा पूछेगा कि सर फॉरेन करेंसी अकाउंट खोलने से क्या मेरा कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। अगर हमने वहां पर अकाउंट खुलवाया है तो वो काउंट करेगा कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है इंश्योरेंस पॉलिसी लेना। पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया ने अगर किसी बाहर की कंपनी से इंश्योरेंस पॉलिसी ली है तो क्या होगा? अब ध्यान से समझना, बच्चा यहां पर कंफ्यूज हो जाता है। इंश्योरेंस में अगर मैं बात करता हूं, इन्वेस्टमेंट बेस्ड इंश्योरेंस होता है एक, इन्वेस्टमेंट बेस्ड इंश्योरेंस होता है एक, ठीक है, और एक होता है रिस्क बेस्ड इंश्योरेंस। एक क्या होता है? रिस्क बेस्ड इंश्योरेंस। मान लीजिए मिस्टर श्याम ने, ये श्याम है, ठीक है, और ये विराम है। श्याम ने लिया बाहर से इंश्योरेंस, श्याम ने बाहर से इंश्योरेंस लिया। कौन सा लिया? इन्वेस्टमेंट बेस्ड इंश्योरेंस लिया। और विराम ने रिस्क बेस्ड इंश्योरेंस लिया। दोनों ने इंश्योरेंस लिया। इन्वेस्टमेंट बेस्ड इंश्योरेंस में क्या होता है कि कुछ सालों तक जितना साल पॉलिसी में लिखा होता है, प्रीमियम के बाद आपको प्रीमियम प्लस उसके ऊपर का रिटर्न वापस कर दिया जाता है। लेकिन रिस्क बेस्ड इंश्योरेंस में क्योंकि कोई इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व नहीं होती है, तो इसीलिए आपको जो प्रीमियम पे करते हो उसके बाद रिटर्न में कुछ वापस नहीं मिलता। अगर कोई अनहोनी होगी, मान लीजिए बीमार हो गया, तो वो कंपनी पैसा हॉस्पिटल को दे देगी, बट कुछ साल बाद जब वो पॉलिसी खत्म हो जाएगी उसके बाद आपको कुछ भी रिटर्न में वापस नहीं मिलता, वो पैसा आपका खत्म हो जाता है। तो यहां पर जब हम बात कर रहे हैं कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन की, तो यहां पर बात हो रही है बेटा इन्वेस्टमेंट बेस्ड इंश्योरेंस की, क्योंकि रिस्क बेस्ड इंश्योरेंस क्या रहेगा? इट विल बी कवर्ड अंडर करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन। ठीक है, संजू शर्मा कह रहे हैं सर एक टर्म इंश्योरेंस भी होता है। बेटा टर्म इंश्योरेंस भी यहां पर फॉल करता है मेरे बच्चा। टर्म इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, जिसमें आपको
रिटर्न में एज सच कुछ नहीं मिलता कि इन्वेस्टमेंट के बाद मिल जाएगा। टर्म इंश्योरेंस पे तभी मिलेगा जब मरेगा इंसान, तभी मिलेगा जब मरेगा। अगर वो उतनी एज तक जी गया तो उसकी सारी प्रीमियम लैप्स हो जाती है। सेम फॉर दी हेल्थ इंश्योरेंस कि अगर तुम 1 साल में बीमार नहीं हुए, ठीक है, तो तुम्हारा प्रीमियम खत्म हो गया। ओके सर। नेक्स्ट पॉइंट आता है अगेन, लोन एंड ओवरड्राफ्ट बाय अ पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया टू पर्सन। अरे अभी तो ऊपर पॉइंट पड़ा था, फिर से पॉइंट आ गया। जल्दी बताओ, क्या एफ और आई पॉइंट सेम है क्या? क्या एफ और आई पॉइंट सेम है क्या, या इन दोनों में कोई डिफरेंस है? यस प्रियांशु बेटा, इन्वेस्टमेंट बेस्ड वाला कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन होगा, और इसीलिए तो यहां पर लिखा हुआ है ना कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन में इंश्योरेंस वाला पॉइंट। तो ध्यान से पढ़ो मेरे बच्चा, यहां पर वर्ड क्या है? फ्रॉम। अगर पीआरआई लोन ले रहा है, और यहां पर वर्ड लिखा है टू, यहां पर पीआरआई लोन दे रहा है। फ्रॉम और टू, सो डोंट गेट कंफ्यूज, फ्रॉम और टू दोनों कवर्ड है। उसके बाद अगर कोई भी पैसा हम आउटसाइड इंडिया भेजना चाहते हैं कैपिटल एसेट का, वो भी अलाउड है। और अगर हम कोई डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स लेना चाहते हैं, क्या लेना चाहते हैं? डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स लेना चाहते हैं। अब आपको वैसे तो एग्जाम में नहीं आएगा कि डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट का अगर बेसिक मतलब बताया जाए तो विदाउट एक्चुअल डिलीवरी, क्या बोला जाएगा? विदाउट एक्चुअल डिलीवरी ऑफ अंडरलाइंग एसेट्स, ऑफ अंडरलाइंग एसेट्स। बिना डिलीवरी के अगर एसेट आप डिलीवर नहीं कर रहे हो, ठीक है, आप डिलीवर नहीं कर रहे हो एसेट, और उसके बिना आप कॉन्ट्रैक्ट करते हो, उन कॉन्ट्रैक्ट्स को बोला जाता है डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट। सर आपने जो लिखा कद्दू समझ आया है ना, कद्दू समझ आया बेटा। सिंपल सी बात है, एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए ये पीआरआई है, मान लीजिए ये पीआरओआई है, ठीक है, ओके। करंट रेट, करंट रेट क्या है बेटा? करंट रेट है गोल्ड का, कितना है भाई करंट रेट गोल्ड का, जरा बताएंगे? हाँ जी, 64,000 दिखा रहा है, 64,000 दिखा रहा है फॉर 10 ग्राम्स, ठीक है, फॉर 10 ग्राम्स, ओके। और वो भी 24 कैरेट का, 22 कैरेट होगा तो और कम हो जाएगा, है ना, और कम हो जाएगा। अभी जो मुझे गूगल पे दिखा रहा है वो 64,000 दिखा रहा है, ठीक है, ओके सर। इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया, मान लीजिए पीआरआई ने कॉन्ट्रैक्ट किया कि 10 डेज बाद, ठीक है, 10 डेज बाद वो परचेज करेगा, परचेज करेगा क्या? क्या परचेज करेगा? गोल्ड परचेज करेगा, ठीक है, गोल्ड परचेज करेगा। कितना? 10 ग्राम्स। कितने का? 10 ग्राम्स गोल्ड परचेज करेगा पीआरओआई से। कितने? आज परचेज करेगा या 10 दिन बाद परचेज करेगा? 10 दिन बाद परचेज करेगा। और उसने कहा मैं तुमसे परचेज करूंगा, आज ही प्राइस डिसाइड हो गया 66,000। क्या प्राइस डिसाइड हो गया? 66,000 प्राइस डिसाइड हो गया कि 10 दिन बाद मैं तुमसे ये गोल्ड 66,000 में लूंगा, ठीक है। अब जब हम आज, क्या मुझे फ्यूचर का रेट पता होगा कि फ्यूचर का रेट क्या होगा? रेट तो रोज बदल रहा है। अब जब 10 दिन बाद होगा बेटा, जब 10 डेज ओवर होंगे, तो केस 1 क्या हो सकता है कि गोल्ड का रेट कोइंसिडेंटली, गोल्ड का रेट कोइंसिडेंटली 66,000 ही हो। केस 2 हो सकता है 70,000 हो। केस 3 हो सकता है 60,000 हो गया हो। यस और नो, कुछ भी हो सकता है, ये तो हमने रैंडम फिगर है। 10 दिन बाद तो प्राइस कुछ भी हो सकता है ना, ओके।
चलिए 66,000, 70,000, 60,000, ठीक है। अब यहां पर मेरे बच्चा मान लीजिए पहले केस में PROI, अगर PRI को गोल्ड देना चाहता है तो मार्केट से वो 66,000 में खरीदेगा और 66,000 में ही PRI को दे देगा। क्या किसी को प्रॉफिट या किसी को लॉस होगा? क्या नहीं, PROI मार्केट से ही खरीदेगा और मार्केट से ही सेल आउट कर देगा, कोई प्रॉफिट लॉस नहीं है। तो यहां पर तो इन दोनों में क्या होगा, ना तो वो कहेगा कि मुझे गोल्ड चाहिए, क्योंकि मार्केट से 66,000 में खरीद के अगर मुझे PRI को 66,000 में ही देना है तो किसी को भी प्रॉफिट, किसी को भी लॉस नहीं हो रहा। तो यहां पे कोई भी किसी को कोई भी एक्शन नहीं लेता, यहां पर होता है नो एक्शन, ठीक है। केस 2, 70,000 का अगर उस दिन गोल्ड होता तो मुझे बताओ PROI मार्केट से गोल्ड कितने में खरीदता? जल्दी बताओ, मार्केट से गोल्ड कितने में खरीदता? 70,000 में खरीदता और 66,000 में PRI को देता, क्योंकि वादा हुआ था 66,000 पे। लॉस किसको होता? किसको लॉस होता बेटा? PROI को 4,000 रुपीस का लॉस होता। यस और नो? यस सर, यहां पर 4,000 रुपीस का लॉस है, 4,000 रुपीस का लॉस है PROI को, क्योंकि 70,000 में खरीदकर 66,000 में देना है। तो यहां पर डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट में एक्चुअली में कोई गोल्ड खरीदता बेचता नहीं है। PROI क्या करता है, ये 4,000 रुपए अपनी करेंसी में कन्वर्ट करवा के कहां भेज देगा? PRI को सेंड कर देगा, PRI को सेंड कर देगा। यानी बिना गोल्ड की डिलीवरी करे इन्होंने आपस में क्या किया, नेट प्राइस को बुक कर लिया, ठीक है। ओके सर, नेक्स्ट चलते हैं आगे। अगर प्राइस 60,000 होता, अगर प्राइस 60,000 होता तो क्या होता? क्या PROI, ठीक है, PROI 60,000 में खरीदता और PRI को 66,000 में बेच देता, किसको प्रॉफिट होता? जल्दी बताओ, किसको प्रॉफिट होता? यस, यहां पर किसको प्रॉफिट होता बेटा? 6,000 का प्रॉफिट PROI को होता। क्यों? क्योंकि 60,000 में खरीदता मार्केट से और 66,000 में बेच देता PRI को, तो 6,000 रुपए का मुनाफा किसको होता? PROI को होता। तो ये जो 6,000 रुपए हैं, ये कौन किसको भेजेगा? ये 6,000 रुपए कौन किसको भेजेगा? जल्दी बता दो, कौन किसको भेजेगा? जल्दी बता दो। ये 6,000 रुपए PROI को भेज देता। इसी की बात होती है, यानी एक्चुअली में ना तो किसी ने गोल्ड खरीदा, ना तो किसी ने गोल्ड बेचा। जो मार्केट प्राइस और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस में डिफरेंस होता है वो इन्होंने। अब आपका क्वेश्चन आएगा, सर यहां पर फॉरेन एक्सचेंज कहां इन्वॉल्व है? यह क्वेश्चन आएगा कि नहीं? बिल्कुल आएगा। तो बेटा इस केस में देखिएगा, इस केस में जब हम 6,000 रुपए PROI को भेजेंगे, जब हम 6,000 रुपए PROI को भेजेंगे, उस केस में क्या होगा? क्या हम उसे 6,000 भेजेंगे या उसकी करेंसी में कन्वर्ट करा के 6,000 भेजेंगे? हमें उसे उसकी करेंसी में कन्वर्ट करा के 6,000 भेजते हैं, ठीक है। ये नॉर्मली रियल लाइफ में कब होता है बेटा? रियल लाइफ में बेटा ये बहुत बड़े लेवल पे होता है। जैसे कि आप मान लीजिए एक कंपनी है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, जिसको पेट्रोल बनाने के लिए बाहर से क्या मंगवाना होता है? क्रूड ऑयल मंगवाना होता है। यस और नो? आउटसाइड इंडिया से
क्रूड ऑयल मंगाना होता है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन क्या है? PRI है। तो ये क्या करती है? अपने रिस्क को कम करने के लिए डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स एंटर करती है। अपने रिस्क को कम करने के लिए डेरिवेटिव 3 मंथ्स 4 मंथ्स के डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स को एंटर करती है, ताकि ये अपने रिस्क को क्या कर सके? कम कर सके। और क्या ये ट्रांजैक्शन अलाउड है? तो यही बात बोली गई है, यस दिस ट्रांजैक्शन इज अलाउड। ठीक है। अब एक शिल्पा का डाउट आया है, सर ये जो ट्रांजैक्शन आप बता रहे हो, क्या ये ट्रांजैक्शन के लिए अप्रूवल लेने जाना होगा? बेटा हर ट्रांजैक्शंस के लिए डिटेल्ड रेगुलेशन बने हुए हैं, हमें वो डिटेल्ड रेगुलेशन पढ़कर पता करना पड़ता है कि अप्रूवल लगेगा नहीं लगेगा, एडिशनल कंडीशन क्या है नहीं है, वो हमें क्या ने तो सिर्फ उस ट्रांजैक्शन का नाम पढ़ा है, उस ट्रांजैक्शन वो उस पर्टिकुलर रेगुलेशन में जाकर आपको पता चलेंगी। ठीक है, ओके सर। तो यहां पर बेटा शेड्यूल 1 है, आपको क्या करना है? रीड कर लेना है और एनी 5 to 6 यहां से क्या कर लेनी है? लर्न कर लेनी है। एनी 5 to 6 लर्न कर लेनी है, क्योंकि कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन से क्वेश्चन कम बनता है, ज्यादा क्वेश्चन किससे बनेगा? करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन से बनेगा। चलिए ठीक है, 4 to 5 ट्रांजैक्शंस आपको ये वाली लर्न करनी पड़ेंगी। ओके सर। नेक्स्ट आता है बेटा शेड्यूल 2। विभूति पूछ रही है सर लर्न कैसे करेंगे? बेटा मेमोरी टेक्निक बनाओ, बैठो थोड़ी देर टाइम लगाओ कि कोई मेमोरी टेक्निक बन सकती है जिससे तुम मेमोरी टेक्निक एक बारी बना लो तो हो सकता है तुम ज्यादा लंबे समय तक लर्न कर पाओ। चलिए नेक्स्ट आता है बेटा परमिसिबल ट्रांजैक्शन बाय पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया। कौन सा शेड्यूल है बेटा? शेड्यूल 2। कौन सा शेड्यूल है? शेड्यूल 2। अभी हमने कौन सा पढ़ा? शेड्यूल 1 पढ़ा। शेड्यूल 1 किसके लिए था? PRI के लिए था। शेड्यूल 2 किसके लिए है? PROI के लिए है, जो अगेन सेम बातें बोलता है। आप एक बारी अगर आप यहां से लेकर सारे पॉइंट्स को रीड करो, आपको ऑलमोस्ट सेम पॉइंट मिलेंगे बट रिवर्स। सेम पॉइंट मिलेंगे बट रिवर्स। जल्दी से रीड कर लो, सेम पॉइंट है। जो पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया इधर से कर रहा था, अब पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया उधर से कर रहा है। पढ़ लिया? डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट, फॉरेन करेंसी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ करेंसी नोट्स, गारंटी, और मैं तो कहूंगा कॉमन वाले पॉइंट्स लर्न कर लेना जो दोनों में लिख पाओ। चलिए डन है। ठीक है, तो इसको मैं अलग से रीड नहीं कर रहा हूं क्योंकि सेम पॉइंट्स है, बट यस यहां पर भी आपको 5 to 6 पॉइंट्स लर्न करने हैं, और मैं यही कहूंगा वो पॉइंट्स लर्न कर लेना जो दोनों में कॉमन हो। चलिए नेक्स्ट ये वाले पे कट लगा दीजिए, इस पे कट लगा दीजिए और लिख दीजिए ऑलरेडी कवर्ड। लिख दीजिए ऑलरेडी कवर्ड। क्या हमने ये ट्रांजैक्शन पहले ही कवर कर ली है जिन पर कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं लगती? लोन का अमोर्टाइजेशन, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का डेप्रिसिएशन। यस सर, ये पॉइंट्स हमने ऑलरेडी कवर कर लिए हैं। ठीक है, ओके सर। तो यहां पर इसे कट कर दीजिए, बिकॉज एक ही चीज को दोबारा क्यों पढ़ेंगे ना हम। ठीक है, अब आते हैं
लास्ट केस मेरे बच्चा, लास्ट केस में कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन के 3 केसेस थे। केस 1 कौन सा केस था? जिस ट्रांजैक्शन पर कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं थी। केस 1 में कौन सा केस था? जिस पर कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं थी, जिसमें हमने 4 बातें पढ़ी थी। कौन सी 4 बातें पढ़ी थी? कि भैया अमोर्टाइजेशन ऑफ लोन, डेप्रिसिएशन ऑफ डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और अगर आप भैया बाहर से, जब आप बाहर थे तब आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी थी और अब आप इंडिया आ गए हैं, या आप इंडिया में जब थे आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी और आप बाहर चले गए हैं, उस केस में आपके ऊपर कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं लगती है डील करने में, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन करने में। फिर हमने पढ़ा बेटा केस 2, जो कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन अलाउड तो हैं, जो कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन अलाउड तो हैं, लेकिन उसके लिए आपको क्या पढ़ना पड़ेगा? डिटेल्ड रेगुलेशन पढ़नी पड़ेगी कि कितनी हद तक अलाउड है, क्या करना पड़ेगा, क्या क्या परमुटेशन कॉम्बिनेशन है, सब कुछ देखना पड़ेगा। उसमें हमने पढ़ा शेड्यूल 1 जो पीआरआई के लिए बनाया गया था, और शेड्यूल 2 जो पीआरओआई के लिए बनाया गया। हाउएवर अगर हमने देखा कि सारे ऑलमोस्ट पॉइंट दोनों की रिस्पेक्ट्स में सेम लिखे हुए हैं, ठीक है। अब हम लास्ट केस पे आ रहे हैं बेटा, प्रोहाइबिटेड। लास्ट केस कौन सा आ रहा है बेटा? कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन जो कि अलाउड नहीं है। अगर फेमा में किसी ट्रांजैक्शन, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन का जिक्र नहीं हुआ है, तो नॉर्मल रूल हम क्या बोलेंगे? वो परमिसिबल है या प्रोहाइबिटेड है? जल्दी बता दो। केस 3 में मैं कह रहा हूं, अगर किसी ट्रांजैक्शन के बारे में, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन के बारे में फेमा साइलेंट है, तो उस कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन को मैं क्या मानूंगा? परमिसिबल मानूंगा या प्रोहिबिटेड मानूंगा? इन द केस ऑफ कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन तो हम उनको क्या मानेंगे? प्रोहिबिटेड मानेंगे। यानी उस ट्रांजैक्शन को करने के लिए क्या मुझे ऑथोराइज्ड पर्सन, उस ट्रांजैक्शन को करने के लिए क्या मुझे ऑथोराइज्ड पर्सन फॉरेन एक्सचेंज देगा, फॉरेन करेंसी देगा या नहीं देगा? नहीं देगा। और यही बात यहां पर लिखी हुई है कि नो पर्सन शॉल अंडरटेक और सेल और ड्रॉ फॉरेन एक्सचेंज टू ऑथोराइज्ड पर्सन या फ्रॉम ऑथोराइज्ड पर्सन फॉर एनी कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन, फॉर एनी कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। क्लियर है सबको? यस और नो? यस सर, ये बात हमें क्लियर हो गई। यानी हम इस चीज के लिए फॉरेन एक्सचेंज, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन कर सकते हैं वो वाली, लेकिन उसके लिए फॉरेन एक्सचेंज हमें नहीं मिलेगा। ओके सर, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। डेली पीआरआई की ये वाली जो ट्रांजैक्शन है, जो शेड्यूल 1 में अलाउड है, शेड्यूल 1 में जो हमने पीआरआई की ट्रांजैक्शंस पढ़ी हैं जो अलाउड है, बार बार उसके पास दिन में बहुत सारे लोग आते होंगे। क्या मांगने आते होंगे? कोई बता सकता है? फॉरेन एक्सचेंज, कि भाई मुझे ये काम करना है, मुझे ये काम करना है। क्या ऑथोराइज्ड पर्सन ये चीज चेक कर सकता है हर बंदे के लिए कि रेगुलेशन खोल के कि डिटेल्ड रेगुलेशन में तुम्हें अलाउड है या नहीं? या एक इंडिविजुअल हमेशा चेक कर सकता है? द आंसर इज नो। इट इज वेरी डिफिकल्ट, इट इज वेरी डिफिकल्ट कि आप हर चीज के लिए रेगुलेशन जाकर देखो। तो यहां पर सरकार ने क्या किया? आरबीआई को लगा यार बात तो सही है कि अगर हर चीज के लिए हमें रेगुलेशन देखने जाना पड़ेगा तो लोग ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएंगे, और इसीलिए उन्होंने क्या कर दिया? उन्होंने एक स्कीम लाई जिसमें रेसिडेंट इंडिविजुअल्स को, किनको? रेसिडेंट इंडिविजुअल्स को ऑथोराइज्ड पर्सन से फॉरेन एक्सचेंज लेने के लिए फाइनेंशियल ईयर में कितनी लिमिट लगा दी बेटा? 2,50,000 यूएस डॉलर की लिमिट लगा दी। यानी अगर आप शेड्यूल 1 के अंदर, अगर आप पीआरआई हो और शेड्यूल 1 के अंदर ट्रांजैक्शन करना चाहते हो, नॉर्मल रूल यह बोलता था कि आपको उसकी डिटेल्ड रेगुलेशन क्या करनी पड़ेगी? आपको उसकी डिटेल्ड रेगुलेशन क्या करनी पड़ेगी? रीड करनी पड़ेगी, और उसके हिसाब से पता चलेगा कि आपको फॉरेन करेंसी मिलेगी या नहीं मिलेगी, फॉरेन करेंसी मिलेगी या नहीं मिलेगी। लेकिन आपके लिए, किनके लिए? रेसिडेंट इंडिविजुअल्स के लिए, कंपनी के लिए नहीं, एचयूएफ के लिए नहीं, सिर्फ इंडिविजुअल्स को
आसान करने के लिए रेसिडेंट इंडिविजुअल को क्या बोला कि तुम्हें यह डिटेल्ड रेगुलेशन पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर तुम पूरे साल के अंदर यूएसटी 2,50,000 तक का ट्रांजैक्शन वाइज नहीं, तुम्हारे लिए लिमिट है, तुम कितनी भी ट्रांजैक्शंस करोगे ना, तुम कितनी भी ट्रांजैक्शन शेड्यूल 1 में करोगे, उसकी 2.5 लाख की लिमिट तुम्हें दे दी है। उसके लिए ऑथराइज्ड पर्सन तुम्हें क्वेश्चन नहीं करेगा कि रेगुलेशन फॉलो करी है या नहीं करी है, तुम्हें तुम्हारा पैसा दे दिया जाएगा, तुम्हें तुम्हारा पैसा दे दिया जाएगा। क्या इससे लोगों के लिए आसान हो गया ट्रांजैक्शंस को करना? यस। क्या ये 2,50,000 की लिमिट शेड्यूल 1 में जो हमने पढ़ा, इस ट्रांजैक्शन के लिए अलग 250, इस ट्रांजैक्शन के लिए अलग 250, इस ट्रांजैक्शन के लिए अलग 250, या वो एक पर्सन के लिए एक ईयर के लिए है? जल्दी बताइए, एक पर्सन के लिए या एक ईयर के लिए? बेटा एक इंडिविजुअल के लिए एक फाइनेंशियल ईयर की ये लिमिट है, सारी ट्रांजैक्शंस को मिलाकर, सारी ट्रांजैक्शंस को मिलाकर। अब एक और क्वेश्चन आता है कि सर क्या ये 250, ये जो लिमिट है, आ गई, ये जो लिमिट है 2,50,000 यूएसडी की, ये लिमिट सिर्फ कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन के लिए है या इसे करंट के लिए भी लगा दिया जाएगा? मतलब कैपिटल प्लस करंट दोनों की मिलाकर ये 2,50,000 की, आपको क्या लगता है? कैपिटल के लिए अलग मिलती होगी, करंट के लिए अलग मिलती होगी, या सारी ट्रांजैक्शंस को मिला के हमने बोल दिया भाई 2,50,000? 2,50,000 कितना होता होगा? 2,50,000 एक पर्सन के लिए अभी क्या रेट चल रहा है डॉलर का? 1 यूएसडी टू INR करंट रेट 83.38 चल रहा है। ओके, कितना आ गया भैया? तो 2.08 करोड़, 2.08 करोड़ रुपए। क्या एक साल में 2 करोड़ रुपए में, एक साल में 2 करोड़ की फ्यूचर ट्रांजैक्शन करने में कोई दिक्कत है? फॉरेन करेंसी में कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए यहां पर इतनी लिमिट के लिए तुम्हें बोल दिया विच इज मोर देन सफिशिएंट, विच इज मोर देन सफिशिएंट। ठीक है, और ये जो लिमिट है ना बेटा, ये कैपिटल करंट की अलग अलग नहीं है। ये लॉ ने कहा हट, एक तो लिमिट दे रहा हूं तेरे लिए, आसान कर रहा हूं, और तुझे अलग अलग लिमिट चाहिए? नहीं, दोनों की मिलाकर है बेटा। सारी ट्रांजैक्शन कैपिटल की, सारी ट्रांजैक्शन करंट की मिलाने के बाद आप ये कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सर 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 सर, ठीक है, सर सर सर, अगर मुझे 2,50,000 से ज्यादा यूएसडी चाहिए होगा तो मैं क्या करूंगा? तो उन्होंने कहा भाई फिर तेरे लिए रेगुलेशन बनी हुई है, जाकर रेगुलेशन पढ़ ले। उस रेगुलेशन में जो प्रोसीजर बताया गया है, जो फॉर्म्स बताए गए हैं, जो अप्रूवल बताया गया है, वो सब ले ले। तेरे को मना वो भी नहीं है, बस तुझे रेगुलेशंस पढ़ के उन्हें फॉलो करके और पैसा लेना पड़ेगा। ले तो तू वो भी सकता है। चलिए, ठीक है, ओके सर। नेक्स्ट पॉइंट आता है बेटा, चलिए ये वाला पॉइंट आप एक्सप्लेनेशन कट कर देंगे। इस एक्सप्लेनेशन में सिर्फ यही लिखा था, दिस लिमिट, मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं, एक्सप्लेनेशन में सिर्फ यही लिखा था, आगे जाकर दोबारा आएगा। दिस लिमिट 2,50,000 per financial year is for both capital and current account transactions combined. Transactions
ठीक है, कंबाइंड। ओके सर। चलिए, अब नेक्स्ट क्या बोला है उन्होंने कि अगर आपको फॉरेन एक्सचेंज 2.5 लाख से ज्यादा चाहिए होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको फॉलो करनी पड़ेगी रेगुलेशंस, आपको फॉलो करनी पड़ेगी रेगुलेशंस, जो मैंने आपको बताया। 2.5 लाख तक कोई दिक्कत नहीं है, 2.5 लाख से ज्यादा मांगोगे तो तुम्हें फॉलो करनी पड़ेगी रेगुलेशंस। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे बेटा, नेक्स्ट पॉइंट बहुत ही प्यारा पॉइंट है, आपको पढ़ के देखिए, बिल्कुल खुद ही क्लियर हो जाएगा। एक बारी रीड करके देखिए, आपको कहेगा अरे सर इतना आसान, आप आए क्यों आज क्लास लेने, आप आज आए ही क्यों क्लास लेने। समझ गया क्या? विकास बेटा, अगर फॉरेन एक्सचेंज की कमी होती है तो वो आरबीआई की तरफ से होती है, और आरबीआई की तरफ से जब कमी होती है तो फिर हम लोग बैन लगाना स्टार्ट कर देते हैं कि इंपोर्ट करने बंद कर देंगे। इस तरह की रेगुलेशंस जो है आरबीआई लेता है। फिर एक्सपोर्ट पे बूस्ट देना चालू कर देते हैं, डिस्काउंट देना चालू कर देते हैं, टैक्स कम कर देते हैं एक्सपोर्ट्स पे, जिन जिन चीजों पे लगता है, ऐसे करके फिर हम फॉरेन करेंसी बढ़ाते हैं। चलिए, मजा आ गया ना? हां सर, मजा ही आ गया। क्या कहा समझते हैं, देखिए उन्होंने बोला, समझना प्लीज अंडरस्टैंड। नॉर्मली क्या होता है कि अगर आप, ठीक है, पैसा अर्न करते हो, ठीक है, आपने मनी अर्न करी, आपने कोई मनी अर्न करी और आपने उस मनी को अर्न करके अपने बैंक अकाउंट में डाला, है ना? आपने मनी अर्न करी, अपने बैंक अकाउंट में डाला। क्या बैंक अकाउंट में आपकी केवाईसी होती है या नहीं होती? क्या जब भी आप बैंक अकाउंट खोलते हो, क्या बैंक अकाउंट नो योर कस्टमर केवाईसी करता है कि नहीं? मतलब आपका आधार कार्ड लेता है, आपका और डिटेल्स लेता है, जिससे कि आपका एड्रेस और नाम पता हो सके। यस और नो? यस सर, ऐसा होता है। अब कई कंट्रीज में बेटा ये चीज फॉलो नहीं होती, कहीं कंट्रीज में ये चीज फॉलो नहीं होती। इससे नुकसान क्या होता है और फायदा क्या होता है? उस कंट्री में ऐसे लोग जाकर पैसा जमा कराएंगे, उस कंट्री में ऐसे लोग पैसा जमा कराएंगे जो गलत तरीके से पैसा कमाया गया है ना? जो गलत तरीके से पैसा कमाकर डाल रहे हैं वहां पर डालेंगे, या जो गलत कामों में पैसा लगाना चाहते हैं वो वहां पर पैसा डालने की कोशिश करेंगे। और ऐसे लोग कहां पर पैसा फंडिंग कर सकते हैं? हो सकता है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को फंडिंग कर रहे हो। यस और नो? हो सकता है, पॉसिबल। तो हमने क्या करा बेटा, बहुत सारी कंट्रीज ने मिलकर एक क्या बनाई, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स बनाई। क्या बनाई? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स बनाई, जिसमें इंडिया भी एक पार्ट है, और इंडिया में इसीलिए सारे बैंक्स केवाईसी करते हैं। ठीक है, अब कुछ कंट्रीज आज की तारीख में भी, जैसे कि अल्बेनिया हो गई, है ना, आप गूगल पे सर्च करोगे आपको लिस्ट मिल जाएगी, अल्बेनिया, युगांडा, वो आज भी अपने कस्टमर्स की केवाईसी वगैरह, कहते हैं अरे बैंक में अकाउंट खोल लो, पैसा डाल दो, बात की बाद में देखी जाएगी। ठीक है, ओके ओके सर। अब यहां पर इन कंट्रीज में क्या हमें पैसा भेजना अलाउड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, जिनको फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने नॉन कोऑपरेटिव कंट्री बोला है? मतलब ये हमारे साथ कंट्रीज जो है
कॉपरेट नहीं करने को तैयार हो रही हैं, तो क्या ऐसी कंट्रीज में हमें फॉरेन एक्सचेंज भेजने के लिए हमारे रेसिडेंट्स को अलाउ करना चाहिए? द आंसर इज नो। और इसीलिए इन्होंने बोला नो पार्ट ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज, मतलब आपको 2.5 लाख की लिमिट तो दे रहा हूं, लेकिन इन 2.5 लाख को तुम नहीं भेज सकते डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ऐसी कंट्रीज में जिन्हें फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने क्या किया है, नॉन कोऑपरेटिव कंट्री क्या किया है, नोटिफाई किया हुआ है। ठीक है, तो वहां पर वैसे तो आपको ऑथराइज्ड पर्सन 2.5 लाख ऐसे दे देगा, लेकिन इस पर्पस के लिए आपको 2.5 लाख मिलने वाला नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट आता है बेटा, जो पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया है, आप मुझे बताएंगे अगर कोई पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया, ठीक है, इन्वेस्ट करना चाहता है इंडिया की कंपनी में, क्या उसे इंडिया की कंपनी में इन्वेस्ट करना अलाउड होगा या नहीं होगा? जल्दी बता दो। अगर कोई पीआरओआई इंडिया की कंपनी, इंडिया की एलएलपी में इन्वेस्ट करना चाहता है, क्या उसे अलाउड होता होगा या नहीं होता होगा? जल्दी बताओ। अभी मैं आपको दिखा दूंगा कहां लिखा था ये बात। शेड्यूल 2 में लिखी हुई है, शेड्यूल 2 में लिखी हुई है कि पर्सन रेसिडेंट इन आउटसाइड इंडिया, बॉडी कॉर्पोरेट में कंपनी भी आती है, वो उसकी सिक्योरिटी में इन्वेस्ट कर सकता है, वो फर्म में इन्वेस्ट कर सकता है, वो एसोसिएशन। यहां पर क्लियरली मेंशन है कि आप इंडिया की कंपनीज में, इंडिया में इन्वेस्ट कर सकते हो और इससे हमारा फायदा ही होगा। यस और नो? अगर कोई बाहर की कंपनी इंडिया में आती होगी, अगर कोई बाहर की कंपनी इंडिया में, बाहर का पर्सन को इन्वेस्ट करता होगा, तो उससे हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज आता है। यस और नो? उससे हमारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलती है। सो देयर आर सो मेनी बेनिफिट्स अगर बाहर से इन्वेस्टमेंट आती है तो, है ना। कई बारी वो बंदा नई टेक्नोलॉजी लेकर आता है जो इंडिया में पहले थी ही नहीं, है ना। तो बहुत सारी चीजें होती हैं। तो उन्होंने नेक्स्ट पॉइंट में कहा कि शेड्यूल 2 में ये चीज अलाउड तो है, लेकिन हम तुम्हें पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया को क्या कर रहे हैं, प्रोहाइबिट कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट करने में इंडिया में किसी भी तरीके की, चाहे तुम कंपनी में करना चाहो, चाहे पार्टनरशिप फर्म में करना चाहो, चाहे प्रोप्राइटरी फर्म में करना चाहो, किसी भी तरीके की इन्वेस्टमेंट करने से हमने क्या कर दिया, रोक लगा दिया। क्यों? लेकिन सब में नहीं, नीचे लिखे बिजनेस वाले में, नीचे लिखे, यानी तुम चिटफंड के बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट नहीं कर सकते। पीआरओआई पर्सन ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं कर सकता जो चिट फंड का बिजनेस करती हो। जो क्या करती हो मेरे बच्चा? चिट फंड। अब चिट फंड क्या होता है भैया? मैंने बताया होगा यार कंपनीज एक्ट में, मुझे लगता है चिट फंड के बारे में, कि नहीं? चिट फंड के बारे में बताया होगा। चिट फंड एकदम बीसी की तरह होता है बेटा, जिसमें क्या होता है कि मान लो 5 लोग थे, ठीक है, मुझे लग तो रहा है मैंने बताया था, कहीं आया भी होगा तो वहां बताया होगा मैंने, डिपॉजिट्स के चैप्टर में बताया होगा। 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए, ठीक है, 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए, ये लोग इन्वेस्ट करते हैं मंथ 1 में, ठीक है। चलिए, ठीक है, ओके, तो टोटल हो गए 5 लाख रुपए। ये 5 लाख रुपए क्या दिए जाते हैं बेटा? इस 5 लाख रुपए को हम इन 5 लोगों में से पूछते हैं किसको पैसे की ज्यादा जरूरत है, और जिस भी पैसे को बंदे को ज्यादा की जरूरत होती है, मान लो इसमें से 4.5 लाख रुपए वो लेने को रेडी होगा कि मुझे पूरे 5 लाख नहीं चाहिए, मुझे 4.5 लाख चाहिए, 4.5 लाख चाहिए, और वो चले गए पर्सन 5 को, वो चले गए पर्सन 5 को। तो यहां पर कितने का फायदा हो गया? 50,000 रुपए का फायदा हो गया। और ये 50,000 किस में बढ़ जाता है बेटा? बाकी लोगों में बढ़ जाता है, बाकी लोगों में बढ़ जाता है, ठीक है। उसके बाद सेम ऐसे ही प्रोसेस अगले महीने होगा, सेम प्रोसेस ऐसे ही अगले महीने होगा, और 5 महीने 5 लाख इकट्ठे होंगे और किसी पर्सन को दे दिए जाते हैं, ठीक है। तो वो ये बोल रहे हैं कि पीआरओआई तुम चिटफंड्स में इन्वेस्ट नहीं कर सकते, तुम चिटफंड्स में सब्सक्राइब नहीं कर सकते, ठीक है, लेकिन
चिटफंड जो होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट उस पर लॉ बनाती है या स्टेट गवर्नमेंट? ये कैसे पता चलता है कि चिटफंड पर लॉ सेंट्रल गवर्नमेंट यानी पार्लियामेंट बनाएगी या स्टेट लेजिस्लेचर बनाएगा? ये आपको पता चलता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में लिस्ट देखकर। और ये चिटफंड का जो मैटर आता है वो कौन सी लिस्ट में आता है? स्टेट लिस्ट के अंदर आता है, यानी स्टेट लेजिस्लेचर के पास पावर है इस चीज के बारे में वो बनाने की। तो उन्होंने यहां पर एक एक्सेप्शन डाला हुआ है। क्या एक्सेप्शन डाला हुआ है? कि रजिस्ट्रार ऑफ चिट्स या कोई भी ऑफिसर जिसे स्टेट गवर्नमेंट ने ऑथोराइज करा है, ठीक है, जिसे स्टेट गवर्नमेंट ने ऑथोराइज करा है, इन कंसल्टेशन विद द स्टेट गवर्नमेंट, इन कंसल्टेशन विद द स्टेट गवर्नमेंट कंसर्न, परमिट एनी चिटफंड, परमिट एनी चिटफंड, वो अलाउ कर सकते हैं चिटफंड में पैसा लेने के लिए। कौन से पीआरओआई से? कोई बताएगा? सिर्फ और सिर्फ नॉन रेसिडेंट इंडियन से, मतलब ऐसा पीआरओआई जो इंडिया का सिटीजन है, जो बाहर गया हुआ है बट इंडिया का सिटीजन है, वो बैंकिंग चैनल से चिटफंड में पैसा, कैश में नहीं, बैंकिंग चैनल से चिटफंड में पैसा डाल सकता है। और क्या वो इस पैसे को इंडिया से बाहर ले जा सकता है? ठीक है, क्या वो इंडिया को इस पैसे से बाहर ले जा सकता है नॉन रिपैट्रिएशन बेसिस? तो ये एमसीक्यू में पूछा जाएगा। वो पैसा डाल तो सकता है, उसको मिल भी जाएगा, लेकिन इंडिया से बाहर हम उसे ले जाने नहीं देंगे, इंडिया के बाहर हम उसे ले जाने नहीं देंगे। तो यही बात उन्होंने लिखी है कि इंडिया के बाहर उसे ले जाने नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं बात करूं, ओहो पेजेस खत्म हो गए, कैसे हो गया भाई यार। चलो यहां पर अगर मैं बात करता हूं तो वो कह रहे हैं चिटफंड्स में क्या पीआरओआई इन्वेस्ट कर सकता है? द आंसर इज नो। बट उसके लिए क्या आ गया? एक एक्सेप्शन आ गया। क्या एक्सेप्शन आ गया? कि अगर स्टेट गवर्नमेंट से बात करके जो रजिस्ट्रार ऑफ चिट है वो अलाउ कर सकता है किसी नॉन रेसिडेंट इंडियन को बैंकिंग चैनल से पैसा लाने के लिए, लेकिन वो इंडिया के बाहर फिर उस पैसे को लेकर नहीं जा सकता, नॉन रिपेड बेसिस पर लेके जाएगा। ठीक है, चलिए। नहीं बेटा, निधि कंपनी में कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है, वहां पर मेंबर्स ही बस एक्सेप्ट कर सकते हैं, चिटफंड में मेंबर्स का जरूरी नहीं है। ठीक है अनुज, निधि कंपनी में सिर्फ मेंबर्स डिपॉजिट करते हैं, मेंबर्स ही लोन लेते हैं, बट चिट फंड में उस कंपनी के मेंबर्स का करना जरूरी नहीं है। चलिए नेक्स्ट आता है बेटा निधि कंपनी में। निधि कंपनी का भी सिमिलर सा कॉन्सेप्ट होता है कि आप जब मेंबर बन जाते हो तो आप पैसा इन्वेस्ट करते हो, वो दूसरे मेंबर्स को उधार देती है, उससे जो इंटरेस्ट कमाया जाता है वो बाकी मेंबर्स में बांट दिया जाता है। तो पीआरओआई को ये भी अलाउड नहीं है कि वो निधि कंपनी के अंदर क्या बन सके? मेंबर बन सके। निधि कंपनी के अंदर क्या बन सके? मेंबर बन सके। नेक्स्ट, एग्रीकल्चर करना, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज करना। हमारे फार्मर्स एग्रीकल्चर एक्टिविटीज कर सकते हैं, बाहर का बंदा एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट नहीं कर सकता। कोई भी एग्रीकल्चर प्लांटेशन एक्टिविटी पीआरओआई को अलाउड नहीं है, इंडिया में पीआरओआई को अलाउड नहीं है। नेक्स्ट आता है बेटा रियल एस्टेट बिजनेस। रियल एस्टेट बिजनेस में क्या क्या चीजें आती हैं? क्या आपको पता है रियल एस्टेट बिजनेस क्या होता है? रियल एस्टेट बिजनेस में आप या तो ट्रेडिंग करके, या तो आप ट्रेडिंग करते हो, या तो आप कंस्ट्रक्शन करते हो, या तो आप ट्रेडिंग करते हो या तो आप कंस्ट्रक्शन करते हो। किसकी ट्रेडिंग करते हो आप हो सकता है आपने कंस्ट्रक्शन किया हो टाउनशिप्स का, बड़ी बड़ी टाउनशिप्स बनाई हो सकता है फ्लैट्स बनाए हो, है ना। तो ये सब चीजों की आप सेल करते हो। ठीक है, ये सब चीजों की आप सेल करते हो। ट्रेडिंग में भी, ट्रेडिंग में आप बनाते नहीं हो, आप टाउनशिप्स फ्लैट्स को खरीद कर बेचते हो। मुझे बताओ रियल एस्टेट बिजनेस में क्या अलाउड नहीं है? क्या मैं ट्रेडिंग नहीं कर सकता या मैं कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकता? बाहर का बंदा आकर यहां पर ट्रेडिंग नहीं कर सकता या कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकता? क्या नहीं कर सकता?
सर यहां तो कुछ नहीं लिखा, लेकिन बेटा देखो एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ है। एक्सप्लेनेशन में क्या लिखा? रियल एस्टेट बिजनेस शॉल नॉट इंक्लूड, यानी हम यहां पर रियल एस्टेट बिजनेस में किस चीज को इंक्लूड नहीं करेंगे? अगर आप टाउनशिप को डेवलप कर रहे हो, अगर आप रेसिडेंशियल या कॉमर्शियल प्रीमाइसिस को कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, आप रोड ब्रिजेस को कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, उसे रियल एस्टेट बिजनेस नहीं माना जाएगा। मतलब क्या पीआरओआई ये काम कर सकता है? क्या कंस्ट्रक्शन कर सकता है? द आंसर इज यस। यहां पर बेटा वो कंस्ट्रक्शन कर सकता है इन सारी चीजों का, बट वो उसमें ट्रेडिंग नहीं कर सकता, वो उसमें ट्रेडिंग नहीं कर सकता, क्योंकि यहां पर क्लियरली बोल दिया रियल एस्टेट बिजनेस में डेवलपमेंट और कंस्ट्रक्शन इंक्लूड नहीं है, मतलब वो तुम कर लो। तो क्या चीज अलाउड है बेटा? ट्रेडिंग, रियल एस्टेट बिजनेस में ट्रेडिंग नॉट अलाउड और कंस्ट्रक्शन अलाउड। क्यों अलाउड है? क्यों अलाउड है? क्योंकि डेफिनेशन में उसे बाहर कर दिया गया है, और अगर तुम यहां आकर इन्वेस्ट करके बना कर दे रहे हो तो एक्चुअली में तुम बहुत ज्यादा पैसा लेकर आ रहे हो। लेकिन अगर तुम ट्रेडिंग कर रहे हो ना, तो तुम कोई इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट नहीं कर रहे, पुराने इंफ्रास्ट्रक्चर में बस प्रॉफिट निकालने की कोशिश कर रहे हो। मोनालिसा कह रही है कि सर समझ नहीं आया। बेटा क्या समझ नहीं आया? बेटा सिंपल सी बात यह लिखी हुई है कि पीआरओआई, तुम रेसिडेंशियल, तुम रियल एस्टेट का बिजनेस नहीं कर सकते, तुम रियल एस्टेट का बिजनेस नहीं कर सकते, ठीक है? रियल एस्टेट का बिजनेस तुम्हें करना प्रोहाइबिटेड है इंडिया में। ओके, रियल एस्टेट का बिजनेस तुम नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। ओके, अब उन्होंने कहा हम रियल एस्टेट में कंस्ट्रक्शन को हम रियल एस्टेट का पार्ट नहीं मानेंगे। यानी अगर आप कोई भी रेसिडेंशियल घर, कॉमर्शियल घर, रोड्स, ब्रिजेस वगैरह मान रहे हो, तो वो रियल एस्टेट बिजनेस की डेफिनेशन में इंक्लूड नहीं करेगा। ठीक है, वो रियल एस्टेट की डेफिनेशन इंक्लूड नहीं करेगा, रियल एस्टेट की डेफिनेशन इंक्लूड नहीं करेगा। मतलब अगर ये चीज रियल एस्टेट की डेफिनेशन में इंक्लूडेड नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या है? अलाउड हो गई ना, बिकॉज दिस इज नॉट कंसीडर्ड अंडर रियल एस्टेट, बिकॉज दिस इज नॉट कंसीडर्ड अंडर रियल एस्टेट। अगर वो रियल एस्टेट की डेफिनेशन में नहीं आता, मतलब वो चीज अलाउड हो गई। ठीक है, बाकी आपको रिट्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। सच रिट्स का एक्चुअली आपको कंसेप्ट नहीं पता है। रिट्स में क्या होता है? एक ट्रस्ट बनता है जिसमें बहुत सारे लोग पैसा लगाते हैं, और फिर रिट जो होता है वो ट्रस्ट रियल एस्टेट में पैसा लगाता है। यह कंसेप्ट होता है बेसिकली रिट का। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं बेटा। आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते, यह भी याद रखना, फार्म हाउस में भी आप नहीं कर सकते हो, और ट्रेडिंग नहीं कर सकते ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स की। क्या नहीं कर सकते? ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स। अब यही दिक्कत है, आपने जिंदगी में ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स जिंदगी में पहले कभी नहीं सुना। सुना है क्या कभी? कोई है यहां पर जिसने ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स के बारे में पहले सुना है? टीडीआर इसे शॉर्ट में बोलते हैं। उसकी ट्रेडिंग पीआरओआई नहीं कर सकता, पीआरओआई इसकी ट्रेडिंग नहीं कर सकता। सुना ही नहीं है ना? तो टीडीआर क्या होता है? मान लीजिए, ठीक है, मान लीजिए, अब एक तो कह रहा है सर टीडीआर की फुल फॉर्म ही बता दो। बेटा ये देखो, टीडीआर का मतलब होता है टी फॉर ट्रांसफरेबल, डी फॉर डेवलपमेंट और आर फॉर राइट्स। टी फॉर ट्रांसफरेबल, डी फॉर डेवलपमेंट, आर फॉर राइट्स। यहां लिखवा लेना बेटा, ठीक है? चलिए मान लीजिए, ठीक है, ये रोड है, और रोड के बाजू में, ठीक है, नितिन सर जो कि गोट हैं, उनकी बेटा 5000 स्क्वायर फीट की लैंड है। 5000 स्क्वायर फीट की लैंड है। गवर्नमेंट ने क्या किया बेटा? गवर्नमेंट, क्योंकि
सिटी डेवलप हो रही है तो गवर्नमेंट अब क्या करना चाहती है, इस रोड को वाइड करना चाहती है। इस रोड को क्या करना चाहती है, वाइड करना चाहती है, वाइड करना चाहती है। जब वो इस रोड को बेटा वाइड करना चाहेगी तो क्या उन्हें नितिन सर का ये लैंड कंपलसरी एक्वायर करना होगा? आपने कैपिटल गेन्स में पढ़ा होगा बेटा, कंपलसरी एक्विजिशन ऑफ लैंड बाय द गवर्नमेंट। पढ़ा है कि नहीं? अब ये मत कहना नहीं पढ़ा है। कंपलसरी एक्विजिशन ऑफ द लैंड बाय द गवर्नमेंट। अब ये जब हिस्सा गवर्नमेंट लेगी तो गवर्नमेंट इन्हें क्या करेगी बेटा, रीपे करेगी। गवर्नमेंट को नितिन सर को पैसा देना पड़ेगा कि नहीं? तो गवर्नमेंट क्या करती है, या तो नितिन सर को पैसा दे देगी, या तो नितिन सर को पैसा दे देगी, या नितिन सर को जितनी लैंड उन्होंने यहां से ली है वो लैंड कहीं और दे देगी। कहेगी ये लैंड हम यहां से ले रहे हैं, आपको थोड़ी सी दूर 1-2 किलोमीटर दूर हमने लैंड दे दी है, वहां जाकर यूज कर लो, ये तो हमें चाहिए। या हो सकता है बदले में टीडीआर दे दे। क्या दे दे? बदले में क्या दे दे? टीडीआर दे दे, दैट इज ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स दे दे। अब नितिन सर के पास टीडीआर आ गया। नितिन सर के पास ना तो पैसा आया ना तो लैंड आया, क्या आ गया बेटा? टीडीआर आ गया। अब ये टीडीआर कौन खरीदता है? ये टीडीआर खरीदते हैं बेटा मार्केट में जो रियल एस्टेट का बिजनेस करते हैं ना, वो लोग इसे खरीदते हैं। ठीक है, कौन खरीदता है? वो लोग इस टीडीआर को परचेज करते हैं। मतलब सर मान लीजिए पुणे में एक बिल्डर है जिसका नाम है कुमार बिल्डर्स। ठीक है, कुमार बिल्डर्स एक पुणे में बिल्डर है। ठीक है, ओके। अब इसने यहां पर एक सोसाइटी बनाई हुई है जिसमें इसने 10 फ्लोर्स बनाए हुए हैं। जिसमें इसने क्या बनाए हुए हैं? 10 फ्लोर्स बनाए हुए हैं। अब यहां पर डिमांड आ रही है 2 फ्लोर्स की ओर। कितने फ्लोर्स की डिमांड और आ रही है बेटा? मार्केट में इसके पास 2 फ्लोर्स की डिमांड और है, लेकिन एज पर लॉ इसे सिर्फ 10 फ्लोर्स बनाना, 10 फ्लोर्स डेवलप करना अलाउड था। 10 फ्लोर्स डेवलप करना क्या था? अलाउड था। ठीक है, ओके सर। अब नितिन सर क्या करेंगे? अपना टीडीआर इस कुमार बिल्डर को सेल कर देंगे। इस कुमार बिल्डर को सेल कर देंगे और जैसे ही कुमार बिल्डर को यह टीडीआर मिलेगा तो वो प्लस अपने 2 फ्लोर्स का डेवलपमेंट राइट उसके, क्योंकि उस टीडीआर में लिखा होता है कि कितना एरिया आप और डेवलप कर सकते हो, तो उतना एरिया वो इस बिल्डिंग पे और डेवलप कर पाएगा बिकॉज ऑफ दिस टीडीआर। तो यहां पर बेटा गवर्नमेंट का पैसा तो नहीं गया और नितिन सर को भी क्या मिल जाएगा? पैसा मिल जाएगा। टीडीआर का कॉन्सेप्ट अभी सिर्फ बड़ी शहरों में चलता है, मुंबई, दिल्ली, पुणे, बड़े शहरों में, क्योंकि वहां पर फ्लैट सिस्टम बड़ी तेजी से चल रहा है। ठीक है, तो ऐसा डेवलपमेंट राइट जो ट्रांसफर हो सकता है, ऐसा डेवलपमेंट राइट जो ट्रांसफर हो सकता है, तो नितिन सर ने क्या करा? वो कुमार बिल्डर को ट्रांसफर कर दिया। चलिए, तो यही बात यहां पे लिखी है। टीडीआर मतलब वो सर्टिफिकेट जो कौन इशू करता है? या तो सेंट्रल गवर्नमेंट या तो स्टेट गवर्नमेंट, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट या तो स्टेट गवर्नमेंट। क्यों? क्योंकि उन्होंने लैंड एक्वायर करी थी पब्लिक पर्पस, रोड बनाने के लिए लैंड एक्वायर कर रहे हैं, पब्लिक पर्पस के लिए लैंड एक्वायर करी थी, और बदले में क्या दिया? ओनर ने अपनी लैंड क्या कर दी? सरेंडर कर दी, अपना लैंड छोड़ दिया, और बदले में ओनर को क्या मिला? कोई भी मॉनिटरी कंपनसेशन उसे नहीं मिली, कोई भी मॉनिटरी कंपनसेशन उसे नहीं मिली। और वो क्या कर सकते हैं नितिन सर? या तो उस पूरे सर्टिफिकेट को ट्रांसफर कर सकते हैं या उसके पार्ट को भी ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, पॉइंट क्लियर है क्या? बहुत सिंपल सा पॉइंट है भैया कि आपने की लैंड चली गई, बदले में आपको एक सर्टिफिकेट मिल गया, वो सर्टिफिकेट आपने उस इंसान को दे दिया जिसको उसकी जरूरत थी, और उसने आपको उसके बदले क्या दे दिए? पैसे दे दिए। तो पीआरओआई टीडीआर में ट्रेडिंग नहीं कर सकता, खरीदने बेचने का काम नहीं कर सकता। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। आपने एक कंट्री का नाम सुना होगा, नॉर्थ कोरिया। क्या सुना होगा?
सुना है क्या? एक कंट्री है नॉर्थ कोरिया और एक कंट्री है साउथ कोरिया। सर हमें पता है गोरिया, हमें नहीं पता कौन सी कोरिया। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया सुना है, ठीक है। चलिए, नॉर्थ कोरिया को अगर मैं बोलूं, नॉर्थ कोरिया को क्या बोलते हैं? डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया। क्या बोलते हैं? डेमोक्रेटिक डेमोक्रेटिक पीपल्स, इसका पूरा नाम क्या है? शॉर्ट में हम नॉर्थ कोरिया बोलते हैं, बट एक्चुअली में इसका पूरा नाम क्या है? ये नाम है, ओके। और साउथ कोरिया का नाम क्या है बेटा? साउथ कोरिया का नाम है रिपब्लिक ऑफ कोरिया, ठीक है। सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड। इसका नाम है डेमोक्रेटिक पीपल रिपब्लिक ऑफ कोरिया और इसका नाम है रिपब्लिक ऑफ कोरिया। यहां पर जो बात हो रही है नेक्स्ट पॉइंट में, मुझे बताओ नॉर्थ कोरिया की बात हो रही है या साउथ कोरिया की हो रही है? जल्दी बता दो, नॉर्थ कोरिया की बात हो रही है या साउथ कोरिया की बात हो रही है? नॉर्थ कोरिया की बात हो रही है। गवर्नमेंट ने 21 अप्रैल 2017 को क्या ऑर्डर ले आई? नो पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया, नो पर्सन रेसिडेंट, यानी इंडिया का कोई भी पर्सन ऐसे इंसान के साथ ट्रांजैक्शन नहीं करेगा, ऐसे इंसान के साथ ट्रांजैक्शन नहीं करेगा जो कि कहां का सिटीजन है? या तो नॉर्थ कोरिया का सिटीजन है, या नॉर्थ कोरिया का रेसिडेंट है, या वो नॉर्थ कोरिया में इनकॉर्पोरेट हुआ है। उसके साथ आप कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। कब से? 21 अप्रैल 2017 से नहीं कर सकते, ठीक है। ओके सर, लेकिन सर अगर मैंने पहले से ही वहां पर कोई सिक्योरिटीज ले रखी थी, पहले से ही वहां पर कोई इन्वेस्टमेंट कर रखी थी, उनका क्या करें? मतलब इस ऑर्डर के आने से पहले अगर किसी इंडिया के बंदे ने नॉर्थ कोरिया में ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट कर रखी थी, ठीक है, तो क्या करेंगे? तो ध्यान से सुनना, अगर किसी की एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट थी, किसी की एग्जिस्टिंग ट्रांजैक्शन या इन्वेस्टमेंट थी जो आपने ऑलरेडी कर रखी थी, है ना, उस केस में आप क्या करोगे? उसको बंद कर दो, उसको सेल आउट कर दो, उसको डिस्पोज ऑफ कर दो। मतलब आपको 180 डेज का टाइम दिया है, 180 दिन के अंदर वहां का जो बिजनेस था बंद कर दो, जो ट्रांजैक्शन थी सब क्लोज डाउन कर दो, जो भी चल रहा था। या आपके पास एक ऑप्शन है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल ले लो। नॉर्मली सेंट्रल गवर्नमेंट हो सकता है आपको अप्रूवल ना दे, तो आपको वो सब चीजें बंद करनी ही पड़ेगी, ठीक है। ओके सर, बाकी आपको यह पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो यहां पर हमारा टॉपिक खत्म होता है कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन का, जिसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है बेटा? जिसमें इंपॉर्टेंट ये वाले पॉइंट्स हैं, ठीक है। कौन से वाले? ये 5 पॉइंट, क्योंकि प्रोहाइबिटेड है ना, तो वो आपको इस पे क्वेश्चन बनाकर पूछने करेगा कि पीआरओआई निधि कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहता है, पीआरओआई ट्रेडिंग में करना चाहता है, पीआरओआई फार्म हाउस बनाना चाहता है। तो उन सब चीजों में आपको ध्यान रखना है बेटा, उन सब चीजों में आपको ध्यान रखना है। तो ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ऊपर वाली ट्रांजेक्शन तो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी, बट इस पे क्वेश्चन बनता है। भाई नॉर्थ कोरिया के साथ हमारे रिलेशन अच्छे नहीं है, सिंपल। वाई ओनली नॉर्थ कोरिया, मतलब उनके साथ हमारे रिलेशन अच्छे नहीं है, वो हमें सपोर्ट नहीं कर रहे होंगे। अगर वो हमें सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो हम उन्हें क्यों सपोर्ट करें? तो हमने अपनी सारी इन्वेस्टमेंट्स वहां से कट कर दी।
विभूति बेटा यार वो तो अब पता चलेगा ना, आज कितना हो पाता है उस पर डिपेंड करता है, कल लास्ट क्लास होगी कि नहीं या परसों होगी लास्ट क्लास, वो इस पर डिपेंड करता है कि आज हम कितना कर पाएंगे। अगर हम आज ज्यादा कर लेंगे तो कल लास्ट क्लास होगी, अगर आज उतना नहीं हो पाता तो फिर परसों लास्ट क्लास होगी, अगर कल भी ज्यादा नहीं हो पाता तो संडे को लास्ट क्लास होगी। सो इट ऑल डिपेंड्स कि कितना हम लोग कर पाते हैं। चलें आगे चला जाए। प्रियांशु बेटा वो रियल एस्टेट बिजनेस के लिए ना, फार्म हाउस का तो पॉइंट उन्होंने अलग से लिखा है ना बेटा, ठीक है। नीचे डेफिनेशन बेटा फार्म हाउस की थोड़ी दी हुई है, रियल एस्टेट बिजनेस की दी हुई है ना। चलिए ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम नेक्स्ट ट्रांजैक्शंस पे जा रहे हैं बेटा। नेक्स्ट ट्रांजैक्शंस कौन सी होगी, कोई गैस कर सकता है? ठीक है, रईस कह रहा है मुझे टीडीआर समझ नहीं आया। बेटा टीडीआर में क्या समझ नहीं आया, एग्जैक्टली क्या पॉइंट नहीं समझ आया ये बता दो मुझे। टीडीआर समझ नहीं आया का क्या मतलब है, एग्जैक्टली क्या पॉइंट नहीं समझ आया? ये नहीं समझ आया कि नितिन सर की लैंड क्यों चली गई, ये नहीं समझ आया कि गवर्नमेंट ने नितिन सर को सर्टिफिकेट क्यों दिया, या ये नहीं समझ आया कि नितिन सर ने वो कुमार बिल्डर्स को क्यों बेचा। एग्जैक्टली क्या नहीं समझ आया? चलिए ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। आप बता देना कि क्या समझ नहीं आया, कर लेंगे उसको, है ना। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे आता हूं बेटा। करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन मेरे बच्चा, करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन, ठीक है। करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन का रूल क्या है बेटा? करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन का रूल होता है कि सारी करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन क्या होती है बेटा, अलाउड होती है। सारी करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन क्या होती है, अलाउड होती है। ओके, तो यहां पर है ना, अनलेस कोई रेस्ट्रिक्शन लगी हो, अनलेस प्रोहाइबिट करी गई हो, सारी करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन अलाउड होती है अनलेस हमने कोई रेस्ट्रिक्शन या उन्हें प्रोहाइबिशन लगाया हो। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ऐसी ट्रांजैक्शंस जो क्या है, प्रोहाइबिटेड है, जो क्या है बेटा, प्रोहाइबिटेड है, ठीक है। उसके बाद हम ऐसी ट्रांजैक्शंस पढ़ेंगे जिनके लिए आपको लेना पड़ेगा प्रायर अप्रूवल, जिनको करने के लिए आपको क्या लेना पड़ेगा, प्रायर अप्रूवल। या तो प्रायर अप्रूवल आपको लेना पड़ेगा सेंट्रल गवर्नमेंट का, ठीक है, या तो प्रायर अप्रूवल आपको लेना पड़ेगा आरबीआई का। किस किस का अप्रूवल? या तो सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल लगेगा या तो आरबीआई का अप्रूवल लेना पड़ेगा। और फिर आएगा बेटा लास्ट, रिमेनिंग ट्रांजैक्शन आप बताओ क्या होंगी बेटा। इनके अलावा अगर कोई भी ट्रांजैक्शन होगी, क्या उसके लिए मुझे अप्रूवल लेने की जरूरत है? क्या वो प्रोहाइबिटेड होंगी या वो फ्रीली अलाउड होंगी? जल्दी बताओ, क्या बाकी सारी ट्रांजैक्शंस क्या होंगी सर, फ्रीली अलाउड होगी? तो करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन में हम सेक्शन 5 से पढ़ते हैं और उसके रूल्स पढ़ते हैं, जहां पर मेरे बच्चा या तो आपकी ट्रांजैक्शन प्रोहाइबिटेड है। प्रोहाइबिटेड का मतलब समझो, यहां पर बच्चा गलत समझ लेता है कि आप ये ट्रांजैक्शन कर ही नहीं सकते हैं, लेकिन प्रोहाइबिटेड का यहां पर मतलब है इस ट्रांजैक्शन करने के लिए तुम्हें कोई भी फॉरेन एक्सचेंज हम नहीं देंगे। यानी ये ट्रांजैक्शन हो सकता है तुम इंडियन रुपीस में कर लो। क्या कहा मैंने? ये ट्रांजैक्शन हो सकता है तुम इंडियन रुपीस में कर लो, लेकिन इसके लिए तुम्हें फॉरेन एक्सचेंज नहीं मिलेगा, इसके लिए तुम्हें फॉरेन एक्सचेंज नहीं मिलने वाला। नेक्स्ट आती है बेटा वो ट्रांजैक्शन जिसको करने से पहले तुम्हें
सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना पड़ेगा या आरबीआई? सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना होगा, मतलब क्या लेना होगा? किसी मिनिस्ट्री का अप्रूवल लेना होगा डिपेंडिंग अपॉन द ट्रांजैक्शन, और बाकी जितने भी ट्रांजैक्शन होंगी वो क्या होंगी? फ्रीली अलाउड होंगी। ठीक है, ओके सर। तो सबसे पहले पेज नंबर 3.1 पे हम लोग आएंगे शेड्यूल 1 पर। पेज नंबर 3.19 हम लोग आएंगे शेड्यूल 1 पर। कौन सी ट्रांजैक्शन है बेटा? ऐसी करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन जिनके लिए फॉरेन एक्सचेंज आपको नहीं मिलेगा। आपको फॉरेन एक्सचेंज मांगने जाओगे तो मुंह पे थप्पड़ मिलेगा, लेकिन फॉरेन एक्सचेंज नहीं मिलने वाला। ठीक है, चलिए सबसे पहला पॉइंट देखिए, रेमिटेंस आउट ऑफ लॉटरी विनिंग्स। इसमें हम दो एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 1। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 1 क्या है मेरे बच्चों? सबसे पहला एग्जाम्पल हम लेंगे, मान लीजिए मिस्टर जॉन इंडिया आए थे। मिस्टर जॉन कहां आए थे बेटा? इंडिया आए। इंडिया में आकर उन्होंने गोवा घूमा, और गोवा में बेटा उन्होंने खेली लॉटरी, और लॉटरी खेलकर बेटा उन्होंने कमा लिया। 10 रुपए की लॉटरी खेली और 1 करोड़ रुपए ये जॉन भैया जीत गए। 1 करोड़ रुपए ये जॉन भैया जीत गए, और जॉन भैया अब ये 1 करोड़ रुपए अपनी कंट्री वापस लेकर जाना चाहते हैं। ये ऑथोराइज्ड पर्सन के पास गए और इन्होंने कहा ये लो 1 करोड़ रुपए। वैसे तो आप जानते हो 1 करोड़ नहीं मिलेगा, टैक्स कट चुका होगा। यस और नो? अब तक तो आप पढ़ चुके होंगे 30% टैक्स कट के ही मिला होगा। टीडीएस भी पढ़ लिया आपने। यस और नो? तो टैक्स तो इसका कट चुका होगा। ओके, तो यहां पर वो ऑथराइज्ड पर्सन के पास जाएंगे और कहेंगे कि ये पैसा कन्वर्ट करके दे दो, क्योंकि मैं इसे घर ले जाना चाहता हूं, मैं इसे घर ले जाना चाहता हूं। लेकिन लॉ ने क्या कहा कि अगर आप कोई लॉटरी जीते हो, लॉटरी जीते हो, या हो सकता है इसी से सिमिलर, हो सकता है हॉर्स रेसिंग, है ना, हॉर्स रेसिंग, हो सकता है आपकी कोई ऐसी अदर हॉबी, मतलब और कोई गैम्बलिंग का शौक आपने पाला हो, उसमें पैसा जीता हो, तो हम तुम्हें वो पैसा लेकर नहीं जाने देंगे। ना तो लॉटरी का पैसा, ना हॉर्स रेस का पैसा, या और कोई गैम्बलिंग की अगर तुमने यहां आकर खेली हो तो वो पैसा तुम्हें लेकर नहीं जाने देंगे। सेकंड पॉइंट आता है बेटा, सेकंड पॉइंट आता है, जॉन की जगह अगर मैं बात करूं, रामेश। रामेश बेटा 1 नंबर का बहुत बड़ा जुआरी है, बहुत बड़ा जुआरी है, और इसको भी लॉटरी खेलने का बहुत शौक है। इसने भी बेटा 10 रुपए की लॉटरी खेली, और किस्मत की बात है इसकी भी 1 करोड़ की लॉटरी निकल गई। रामेश का बेटा पप्पू बाहर पढ़ता है, यूएसए में स्टडीज कर रहा है, और वो ये 1 करोड़ रुपए जो लॉटरी से उसने जीते हैं वो इसको यूएसए भेजना चाहते हैं। जो लॉटरी से उसने जीते हैं वो कहां भेजना चाहते हैं? यूएसए भेजना चाहते हैं। क्या ये पैसा अलाउड होगा? तो लॉ ने क्या लिख दिया कि कोई भी पैसा लॉटरी विनिंग से अगर आप जीते हो उसको बाहर हम भेजने नहीं देंगे, यानी उसे बाहर भेजने के लिए तुम्हें फॉरेन करेंसी नहीं दी जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, ये तो पॉइंट कवर हो गया बेटा, हॉर्स रेसिंग, अदर हॉबी गैम्बलिंग, यानी लॉटरी के अलावा भी कोई अगर तुम गेम खेलना चाहते हो तो उसके लिए तुम्हें कोई भी फॉरेन करेंसी नहीं मिलेगी। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, मान लीजिए रमेश जो है बेटा वो चैंपियन है, उसे पता है कि भाई मुझे जो खेलने में मजा आता है, इंडिया से वो ऊब चुका है और अब वो बाहर पैसा लगाना चाहता है। कहां पैसा लगाना चाहता है बेटा? बाहर पैसा लगाना चाहता है, बाहर लॉटरी खेलना चाहता है। तो रमेश गया ऑथोराइज्ड पर्सन के पास और उसने कहा मुझे पैसा दो। क्यों? क्योंकि मैंने सुना है लंदन में बहुत बढ़िया लॉटरी चल रही है, वहां पर मैं लॉटरी खेलना चाहता हूं। ऑथोराइज्ड पर्सन, ये लो रुपीस, और मुझे बदले में क्या दे दो? फॉरेन एक्सचेंज दे दो ताकि मैं लंदन में लॉटरी खेल पाऊं। तो उन्होंने क्या बोला, अगर आप लॉटरी टिकट परचेज करना चाहते हो या कोई ऐसी मैगजीन खरीदना चाहते हो जो कि बैन है, ठीक है, या तुम फुटबॉल पूल में पैसा, फुटबॉल पूल मतलब नॉर्मली यहां पर लोग क्रिकेट पे सट्टा लगाते हैं, बट बाहर बेटा फुटबॉल का क्रेज ज्यादा है, तो वहां पर फुटबॉल के प्लेयर्स पर पैसा लगाया जाता है, उसको बोलते हैं फुटबॉल पूल। ठीक है, तो फुटबॉल पूल में पैसा लगाना चाहते हो, फुटबॉल पूल में मतलब
आपका कौन कौन सा फेवरेट प्लेयर है बताइए। मान लीजिए टीम 1 और टीम 2 दो फुटबॉल्स की टीम खेल रही थी। यहां पर टीम 1 के लिए एक पूल बना जिसमें बहुत लोगों ने 100 करोड़ रुपए इकट्ठा हो गया, 100 करोड़ इकट्ठा हो गया, पूल इकट्ठा हो गया। टीम 2 ठीक है, टीम 2 के केस में 100 करोड़, टीम 2 के केस में 100 करोड़, ठीक है, 100 करोड़ यहां पर भी इकट्ठा हो गया मान लीजिए। अब टीम 1 अगर जीत जाएगी तो ये जितना भी पूल है ये किसको मिल जाएगा बेटा? टीम 1 को टीम 1 के इन लोगों ने जिन्होंने पैसा लगाया था उसके प्रपोर्शन में क्या किया जाएगा? बांट दिया जाएगा। प्रपोर्शन में जो पैसा लगाया था उस प्रपोर्शन में बांट दिया जाएगा इसी को। क्या इसमें भी सट्टेबाजी हो रही है? द आंसर इज यस। तो ये भी अलाउड नहीं है, आप फुटबॉल पूल में पैसा नहीं लगा सकते। और नेक्स्ट आता है बेटा स्वीप स्टेक्स। नेक्स्ट क्या आता है बेटा? स्वीप स्टेक। स्वीप स्टेक क्या होता है? मान लीजिए 100 लोगों ने $1000 लगाया, $1000 लगाया 100 लोगों ने, ठीक है, ओके। और यहां पर टोटल पैसा कितना इकट्ठा हो जाएगा? $1,00,000 इकट्ठा हो गया। कितना? $1,00,000। पर्ची निकाली जाएगी। इन 100 में से किसी एक पर्सन जिसकी पर्ची निकलेगी उसको सारा का सारा पैसा दे दिया जाएगा और वो खुशी खुशी चला जाएगा। बाकी 99 लोग जो हैं अपने $1,000 खो देंगे, उनका लॉस हो जाएगा, ठीक है, उनका क्या हो जाएगा बेटा? लॉस हो जाएगा। एक बंदा 1,00,000 जीत जाएगा और बाकी 99 लोग जो हैं वो अपने $1,000 हार जाएंगे। तो क्या इसके लिए भी क्या रमेश ऑथराइज्ड पर्सन के पास जाएगा और मुझे कहेगा कि मुझे स्वीप स्टेक्स में पैसा लगाना है, तुम मुझे 1000 दो, मैं तुम्हें बाहर से 1,00,000 फॉरेन करेंसी लाकर दूंगा, तुम्हें मजा आ जाएगा। आरबीआई कहेगी अरे रमेश ने तो फॉरेन करेंसी की लाइन लगा दी, क्या इसके लिए पैसा दिया जाएगा? द आंसर इज नो, ठीक है। तो दी आंसर इज नो। तो ना तो आपको लॉटरी टिकट के लिए पैसा मिलेगा खरीदने के लिए, ना तो आपको मैगजीन, ऐसी मैगजीन जो गवर्नमेंट बैन करेगी, जो गवर्नमेंट ने अगर बैन करी हुई है उसको खरीदने के लिए। फुटबॉल पूल्स, स्वीप स्टेक्स। सर फर्स्ट पॉइंट और थर्ड पॉइंट दोनों सेम है क्या? फर्स्ट पॉइंट और थर्ड पॉइंट दोनों सेम है क्या? जल्दी बता दो, क्या फर्स्ट पॉइंट और थर्ड पॉइंट कोई सेम है क्या? नहीं बेटा, यहां पर लॉटरी जो इंडिया में आप लॉटरी जीते और उसका पैसा बाहर ले जाना चाहते हो उसकी बात हो रही है। और थर्ड पॉइंट में आप बाहर से लॉटरी खरीदने के लिए फॉरेन एक्सचेंज मांग रहे हो। क्या आप फर्क समझ रहे हो? एक में लॉटरी जीत चुके हो, उसका पैसा बाहर बेचना चाहते हो, और एक में आप लॉटरी की टिकट खरीदना चाह रहे हो। तो मुझे बताओ, जितने भी आपके पास ये जो जीमेल्स आते हैं, जीमेल आता है कि नहीं? जीमेल पे आपके पास बहुत सारे मेल्स आते होंगे जिसमें लिखा होता होगा कि आपकी $10,00,000 की लॉटरी निकल गई। क्या गवर्नमेंट ने आपको लॉटरी खरीदना अलाउड करा हुआ है? करा ही नहीं हुआ। तुमने कभी लॉटरी टिकट खरीदी नहीं तो तुम्हारी लॉटरी निकलती कैसे है? वो जो तुम्हें ये जो मेल्स आते हैं कि 10 लाख की लॉटरी निकल गई तुम्हारी, 20 लाख की लॉटरी निकल गई तुम्हारी, आते हैं कि नहीं आते हैं? स्पैम फोल्डर चेक करना, आते होंगे, बहुत ज्यादा आते हैं, मुझे तो बहुत ज्यादा आते हैं। ओम कह रहा है मुझे नहीं आते। बेटा बहुत बढ़िया, मेरे तो मेल ही पता इन्हीं चीजों से भरा हुआ है। आज मैं इतना अमीर हो गया हूं, मुझे क्या पता, अगर मैंने उन लॉटरी का पैसा सच में आ गया होता तो आज मैं 3,500 की सैलरी पे नहीं होता। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। मुझे आप बताइए, अगर एक पीआरआई एक्सपोर्ट करता है फॉरेन करेंसी में, ठीक है, एक्सपोर्ट करता है अपने गुड्स या सर्विसेज, अपने गुड्स या सर्विसेज एक्सपोर्ट करता है, ठीक है, पीआरआई अगर एक्सपोर्ट करता है अपने गुड्स या सर्विसेज आउटसाइड इंडिया, एक्सपोर्ट तो आउटसाइड इंडिया ही होता है,
तो उस केस में क्या इंडिया को फॉरेन करेंसी आती होगी या नहीं आती होगी? क्या उस केस में मान लो अगर मैंने $1,00,000 का फॉरेन करेंसी का एक्सपोर्ट किया है तो इससे इंडिया में कितना फॉरेन करेंसी आया होगा? 1,00,000 का फॉरेन करेंसी आया होगा। यस और नो? यस सर, इससे फॉरेन करेंसी आती है इंडिया में। वेरी गुड। अब ये एक्सपोर्ट करने के लिए क्या बाहर की कंट्री में कस्टमर्स ढूंढने पड़ते होंगे? क्या बाहर की कंट्री में कस्टमर ढूंढने पड़ते होंगे? यस, बाहर की कंट्री में कस्टमर ढूंढने के लिए हमें बाहर एजेंट अपॉइंट करने होते होंगे, हां या ना? हमें बाहर एजेंट अपॉइंट करने होते होंगे। यस सर, हमें एजेंट अपॉइंट करने होते होंगे। तो जब हम एजेंट अपॉइंट करेंगे, बाहर एजेंट अपॉइंट करेंगे, तो उसे कमीशन किस में देंगे? फॉरेन करेंसी में ही देंगे। मान लो हमने उसे बोला था कि हम तुझे 3% कमीशन देंगे। कितने परसेंट देंगे? 3%। यानी अगर उसने हमारी 1,00,000 की सेल कराई है तो उसका कमीशन कितना हो गया बेटा? $3,000 हो गया। $3,000 हो गया। कोई दिक्कत की बात है इसमें? फॉरेन करेंसी आ रही है, उसमें से ही एजेंट की पेमेंट हो रही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन मान लीजिए एक इंसान था जिसका नाम है अदानी, ठीक है, और अदानी ने क्या किया बेटा? अदानी ने 1,00,000 के गुड्स को एक्सपोर्ट किया, ठीक है। $1,00,000 के गुड्स को क्या किया? एक्सपोर्ट किया। मान लीजिए सिंगापुर में एक्सपोर्ट किया, ठीक है। और सिंगापुर में क्या ये 1,00,000 इंडिया में आना चाहिए था या नहीं आना चाहिए था? जल्दी बता दो, क्या ये 1,00,000 इंडिया में आना चाहिए था या नहीं आना चाहिए था? भाई एक्सपोर्ट किया था तो पैसा वापस आना चाहिए था, बिल्कुल आना चाहिए था। अदानी भैया ने क्या करा? सिंगापुर में जो फॉरेन करेंसी मिली, ठीक है, ओके, सिंगापुर में जो फॉरेन करेंसी मिली, सिंगापुर में जो फॉरेन करेंसी मिली है सिंगापुर में, उसने वहीं पर एक कंपनी खोली और उसमें यह पैसा इन्वेस्ट कर दिया। अब आप मुझे बताओ, क्या अब अगर मैंने कंपनी की इक्विटी में इन्वेस्ट कर दिया, क्या अब इंडिया में फॉरेन करेंसी आएगी या नहीं आएगी? जल्दी बताइए, क्या अब इंडिया में फॉरेन करेंसी आएगी या नहीं आएगी? शिवम बेटा कुछ नहीं लिखा है, मतलब दोनों पे अप्लाई चलती है, ठीक है। आपको यह देखना है कि वो नॉर्मली कौन करता है। नहीं आएगी, क्योंकि अदानी ने वो पैसा एक्सपोर्ट का, क्योंकि अदानी ने वो पैसा एक्सपोर्ट का वहीं पर इन्वेस्ट कर दिया, उसी कंपनी में, वहां कंपनी बनाकर पैसा इन्वेस्ट कर दिया, तो इंडिया में कोई भी इनफ्लो आया ही नहीं। लेकिन ये सेल करने के लिए वहां पर एजेंट को अपॉइंट किया था और उस एजेंट को देनी थी $3,000 की कमीशन। क्या गवर्नमेंट इस ऐसे एक्सपोर्ट के लिए पैसा देगी जिससे कोई फॉरेन करेंसी आई ही नहीं कि भैया आप इसकी कमीशन पे करने के लिए? यही बात यहां पे लिखी है, पेमेंट ऑफ कमीशन। आप कमीशन पे नहीं कर सकते ऐसे एक्सपोर्ट पर जिसको आपने कहां इन्वेस्ट कर दिया? जिसको आपने इन्वेस्ट कर दिया किसी ज्वाइंट वेंचर में, यानी किसी के साथ मिलकर, या खुद की ही पूरी सब्सिडियरी बाहर खोल ली इंडियन कंपनी ने, इंडियन कंपनीज ने, ठीक है। तो यह चीज अलाउड नहीं है। अगर कोई इंडियन कंपनी बाहर एक्सपोर्ट करके उन पैसे को इन्वेस्ट कर देती है तो उसे भैया कमीशन देना अलाउड नहीं है। क्वेश्चन ये आता है कि सर क्या एक्सपोर्ट करने को प्रोहाइबिट करा है या उस एक्सपोर्ट पर कमीशन पे करने को मना किया है? एक्सपोर्ट पे करने पर मना किया है या, जल्दी बताओ, किसको मना किया है? एक्सपोर्ट को मना किया है या कमीशन को मना किया है? ध्यान से देखो, पेमेंट ऑफ कमीशन के लिए फॉरेन एक्सचेंज नहीं मिलेगा, कमीशन पे करने के लिए फॉरेन एक्सचेंज नहीं मिलने वाला, ठीक है। एक्सपोर्ट करो कोई दिक्कत नहीं है, वहीं इन्वेस्ट कर दो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसकी कमीशन पे करने के लिए हमसे फॉरेन एक्सचेंज मांगने मत आना।
चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आता है। नेक्स्ट पॉइंट है मेरे बच्चा, नेक्स्ट पॉइंट है, मान लीजिए कि एक कंपनी है, कौन सी बड़ी कंपनी है, एप्पल, यूएस से, ठीक है। एप्पल ने यहां पर एक और कंपनी खोल ली, एप्पल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, एप्पल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। और यहां पर बेटा मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर दी, किसकी, आईफोन्स की मैन्युफैक्चरिंग क्या कर दी, स्टार्ट कर दी। और यहां पर बेटा इन्होंने बेचे आईफोन, कितने के बेचे होंगे, मान लीजिए 10,000 करोड़ रुपए के क्या बेचे, आईफोन बेचे। और आईफोन ये क्या बेटा, ये रेवेन्यू है। व्हाट इज दिस, दिस इज रेवेन्यू, दिस इज रेवेन्यू, ठीक है। 10,000 करोड़ क्या है, रेवेन्यू है, प्रॉफिट नहीं है। इनमें से प्रॉफिट हुआ मान लीजिए 2,000 करोड़, मान लेते हैं 2,000 करोड़ का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। क्या ये कंपनी डिविडेंड बांट सकती है, यस, सेक्शन 123 हमने पढ़ा था डिविडेंड बांटने के लिए। तो ये कंपनी क्या डिविडेंड बांटेगी, तो किसको मिलेगा, इसकी होल्डिंग कंपनी को डिविडेंड मिलेगा, हां या ना, इसकी होल्डिंग कंपनी को डिविडेंड मिलेगा, यस। और ये डिविडेंड हमें कौन सी करेंसी में पे करना पड़ेगा, रुपीज में पे करना पड़ेगा या फॉरेन करेंसी में, इसको डिविडेंड किस में चाहिए होगा, सर फॉरेन करेंसी में चाहिए होगा। एप्पल इंडिया ऑथोराइज्ड पर्सन के पास जाएगी कि मुझे 2,000 करोड़ रुपए का फॉरेन करेंसी दे दो, क्योंकि मुझे ये डिविडेंड डॉलर्स में अपनी होल्डिंग कंपनी को भेजना है। आपको नहीं लग रहा इस ट्रांजैक्शन की वजह से, इस ट्रांजैक्शन की वजह से इंडिया के फॉरेन एक्सचेंज कम हो रहे हैं। मुझे बताओ इस कंपनी की वजह से करंट ईयर में कितना फॉरेन एक्सचेंज कमाया, कुछ भी नहीं। इस कंपनी ने सारा ट्रांजैक्शन इंडिया में किया, तो सारा पैसा कमाया तो रुपीज में, सारा पैसा कमाया तो रुपीज में, लेकिन जब बाहर भेजने की बात आई डिविडेंड, तो ये पैसा मांगने लग गई कि मुझे क्या करना है, 2,000 करोड़ का डिविडेंड पे करना है। तो इससे इंडिया के फॉरेन एक्सचेंज कम हो गए। तो हमने कहा ऑथोराइज्ड पर्सन को कि तुम इस कंपनी को फॉरेन एक्सचेंज नहीं दे सकते डिविडेंड पे करने के लिए, अनलेस ये कंपनी एक्सपोर्ट करके, ये कंपनी एक्सपोर्ट करके हमें उतनी फॉरेन करेंसी कमाकर ना दे दे जितने की ये डिविडेंड के लिए मांग रही है। मतलब क्या मैं ये कह सकता हूं कि वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ डिविडेंड जो फॉरेन करेंसी में पे करना है। इसी कॉन्सेप्ट को बोला जाता है डिविडेंड बैलेंसिंग। मतलब अगर आपको 2,000 करोड़ रुपए चाहिए डिविडेंड भेजने के लिए, उसका फॉरेन एक्सचेंज चाहिए, तो उतना फॉरेन एक्सचेंज तुम्हें हमें कमाकर इंडिया में देना पड़ेगा। यानी एक्सपोर्ट करो, उतना पैसा लाओ, और फिर हम तुम्हें उतना पैसा भेजने देंगे। यही नेक्स्ट पॉइंट इसमें लिखा है कि अगर कोई कंपनी डिविडेंड भेजना चाहती है, अगर कोई कंपनी डिविडेंड भेजना चाहती है जिसके लिए उसे फॉरेन एक्सचेंज चाहिए, और हमने उस पर डिविडेंड बैलेंसिंग की कंडीशन अप्लाई कर रखी है, तो उसे फॉरेन एक्सचेंज तब तक नहीं मिलेगा जब तक कि वो हमें उतना फॉरेन करेंसी कमा कर नहीं दे देती, जब तक वो हमें उतना फॉरेन करेंसी ला कर नहीं दे देती। क्लियर है क्या सबको? बताओ कोई दिक्कत इसमें, इस पॉइंट में? आदर्श मेरे बच्चा, आदर्श कह रहा है सर मुझे नहीं समझा। बेटा एक कंपनी है बाहर की जिसने इंडिया में एक कंपनी खोली, इंडिया में बिजनेस करा, बिजनेस करके प्रॉफिट कमाया। अब प्रॉफिट को रुपीज में कमाया है, और जब बाहर डिविडेंड भेजोगे, जब बाहर डिविडेंड भेजोगे आदर्श बेटा, तो फॉरेन करेंसी में भेजना पड़ेगा, यस और नो? अब फॉरेन करेंसी में अगर तुम डिविडेंड भेजना चाहोगे तो इससे तुम्हारी वजह से इंडिया के रिजर्व्स, इंडिया के फॉरेन एक्सचेंज कम हो रहे हैं, क्योंकि इससे फॉरेन एक्सचेंज बाहर जा रहा है।
तो हमने कहा इंडियन कंपनी को कि पहले तुम क्या करो, पहले तुम एक्सपोर्ट करो, उतना एक्सपोर्ट कर दो जितना का तुम डिविडेंड देना चाहती हो। तो अगर तुम अपने मान लो $5,000 का डिविडेंड देना चाहती हो तो तुम $5,000 का क्या कर दो, एक्सपोर्ट कर दो। तुम्हारे एक्सपोर्ट से पैसा आ जाएगा, वही पैसे से हम तुम्हें डिविडेंड भेजने देंगे। बस इतनी सी तो बात कही है यार कि तुम ये जो एक्सपोर्ट, हम तुमसे तुम्हारा पैसा नहीं मांग रहे हैं, हम तुम्हें ये मांग रहे हैं कि इंडिया में उतना फॉरेन करेंसी लेकर आओ जितना तुम फॉरेन करेंसी बाहर लेकर जा रहे हो। तुमसे पैसा कोई नहीं मांग रही गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ये कह रही है कि तुम बस फॉरेन करेंसी उतना इंडिया में ले आना जितना बाहर, क्योंकि अगर तुम बाहर लेकर जा रहे हो तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, हमारी फॉरेन करेंसीज तो ऐसे कम होती चली जाएंगी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है बेटा, नेक्स्ट पॉइंट है रुपी स्टेट क्रेडिट रूट। रुपी स्टेट क्रेडिट रूट क्या होता है? ये कॉन्सेप्ट अब इतना यूजफुल नहीं है, ठीक है, चलिए ये कॉन्सेप्ट अब इतना यूजफुल नहीं है, ओके। हां बेटा नाजिर बेटा डायरेक्टली भी दे दो, क्या फर्क पड़ता है, तुम डायरेक्टली दे दो, लेकिन जरूरी नहीं है ना कि उसी करेंसी में ला रहे हो। एक्सपोर्ट तुम ऐसी कंट्री में कर रहे हो दूसरी फॉरेन करेंसी में, और भेजना तुम्हें दूसरी फॉरेन करेंसी में, तब तो ऑथराइज्ड पर्सन के पास जाओगे ना यार। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, इंडिया और रशिया। यहां पर आपको समझना जरूरी है इंडिया और रशिया की रिलेशनशिप। इंडिया रशिया को बहुत सारे मटेरियल्स क्या करती है, एक्सपोर्ट करती है। आपको पता है कि नहीं, रशिया में ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती है, वो पूरा बर्फ से ढंगा हुआ है उनका बहुत ज्यादा हिस्सा। तो हम बहुत सारी चीजें जो हैं रशिया को क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। और रशिया हमें क्या बेचता है आपको पता है, इक्विपमेंट्स, मिलिट्री इक्विपमेंट्स वो हमें बेचता है। रशिया हमें बेचता है मिलिट्री इक्विपमेंट्स, ठीक है। गवर्नमेंट को जब भी मिलिट्री इक्विपमेंट चाहिए होता है तो हम रशिया से मंगाते हैं। यहां पर क्या हुआ था, लेट 1990s पे हमने इतने सारे इक्विपमेंट्स मंगा लिए थे, रशिया से हमने इतने सारे इक्विपमेंट्स मंगा लिए थे कि इंडिया के ऊपर बहुत ज्यादा लोन हो गया था। इंडिया के ऊपर बहुत ज्यादा क्या हो गया था, लोन हो गया था, जो उसे रशिया को पे करना था। अब रशिया को पे करने के लिए हमें या तो देने पड़ते उन्हें यूएस डॉलर्स, या हमें उन्हें देनी पड़ती रशिया की करेंसी। वो इंडिया की करेंसी लेने को रेडी नहीं थे और हमारे पास थी इंडिया की करेंसी, क्योंकि वो हम जितनी मर्जी छाप सकते हैं। तो यहां पर यूएसडी देना था या रशिया की करेंसी से हमें रीपेमेंट करना था, बट हमारे पास उतना पैसा नहीं था कि हम इसको क्या कर पाए, रीपे कर पाए इस लोन को। तो इसके लिए इंडियन गवर्नमेंट ने रशियन गवर्नमेंट से क्या किया, इंडियन गवर्नमेंट ने रशियन गवर्नमेंट से क्या करा, एक टाई अप किया, एक टाई अप किया, जिस टाई अप में यह कहा गया कि इंडिया से आपको जो एक्सपोर्ट करे जाएंगे, इंडिया से जो भी एक्सपोर्ट होगा ना फ्यूचर में, उस पर कोई भी पैसा चार्ज नहीं किया जाएगा। मतलब आपसे हम कोई भी पैसा नहीं लेंगे, ठीक है, कोई भी पैसा हम नहीं लेंगे। अब एक्सपोर्टर्स जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो फ्री में एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उसके बदले में क्या कोई फॉरेन करेंसी आ रही है क्या, जल्दी बताओ, क्या उसके बदले में कोई फॉरेन करेंसी आ रही है? द आंसर इज नो, द आंसर इज नो। क्वेश्चन ये आता है कि सर अगर एक्सपोर्टर रशिया में फ्री में एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो उसका पैसा कौन पे कर रहा होगा, एक्सपोर्टर्स को पैसा कौन दे रहा होगा बेटा, इंडिया की गवर्नमेंट। इंडिया की गवर्नमेंट उन एक्सपोर्टर्स को बिल देखकर क्या दे देती है, पैसा दे देती होगी, है ना, यस और नो? यस सर। तो सिंपल सी बात यह है कि एक्सपोर्टर रशिया में एक्सपोर्ट कर रहे हैं और उसका पैसा कौन देगी, गवर्नमेंट देगी। इमीडिएटली देगी या कुछ टाइम बाद देगी बेटा? इमीडिएटली गवर्नमेंट कहां देती है,
गवर्नमेंट कुछ टाइम बाद देगी, इसीलिए हमने कहा कि क्रेडिट रूट। अब क्वेश्चन ये आता है कि मान लो एक एक्सपोर्टर था, उसने रशिया में 10,000 यूएसडी के गुड्स एक्सपोर्ट करे, 10,000 यूएसडी के क्या करे, गुड्स एक्सपोर्ट करे। मुझे बताओ इस एक्सपोर्टर को बदले में फॉरेन करेंसी कितनी आई होगी? जल्दी बताओ, इस एक्सपोर्टर को फॉरेन करेंसी कितनी आई होगी? जीरो। क्यों? क्योंकि इसे पैसा कौन देने वाली है बेटा? इंडियन गवर्नमेंट। किस में दे देगी? रुपीज में दे देगी। किस में दे देगी? रुपीज में दे देगी। यस सर। अब इसने ये गुड सेल करने के लिए एक एजेंट अपॉइंट किया था। क्या अपॉइंट किया था बेटा? एक एजेंट। और इसको देनी थी कमीशन। इस एजेंट को क्या देनी थी? कमीशन देनी थी। ठीक है, इस एजेंट को क्या देनी थी? कमीशन देनी थी। लॉ कह रहा है जब ये बंदा ऑथोराइज्ड पर्सन के पास जाएगा और कहेगा कि मुझे इस एजेंट को कमीशन पे करने के लिए फॉरेन एक्सचेंज चाहिए, तो उसे मना कर दिया जाएगा। ऐसा एक्सपोर्टर जिसने रुपी क्रेडिट स्कीम के अंदर एक्सपोर्ट किया है, वो एजेंट्स को फॉरेन करेंसी में पे नहीं कर सकता, फॉरेन करेंसी में पे नहीं कर सकता। ठीक है, तो पेमेंट ऑफ कमीशन, एक्सपोर्ट करना मना किया है या कमीशन पे करना मना किया? सिर्फ कमीशन पे करना मना किया है अंडर द रूपी स्टेट क्रेडिट रूट, अंडर द रूपी स्टेट क्रेडिट रूट। लेकिन दो ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिस पर कमीशन देना अलाउड है, भले ही आपने रशिया को ही क्यों ना भेजा हो, भले ही आपने कौन कौन से? टी और तंबाकू पर आप इनवॉइस वैल्यू का मैक्सिमम 10% पे कर सकते हैं। टी और तंबाकू ही क्यों अलाउड कर दिए? क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट चाहती थी कि हम टी और तंबाकू के वर्ल्ड के सबसे बड़े एक्सपोर्टर बन जाए, इसीलिए इन दोनों की सेल को हम बढ़ा रहे थे। जल्दी बताइए, क्या इस पॉइंट में कोई दिक्कत है किसी को भी? स्टेट रूपी क्रेडिट रूट वो आपसे नहीं पूछेगा कि भैया ये क्या है, रशिया, कुछ नहीं। वो आपको सीधा क्वेश्चन में देगा कि एक पर्सन ने एक्सपोर्ट किया था रूपी क्रेडिट क्रेडिट रूप में, ये 4 गुड्स का किया था, उसमें से एक टी थी, एक तंबाकू थी, बाकी 2 अलग थे। कौन से पे कमीशन पे कर सकता और कौन से पे कमीशन पे नहीं कर सकता? बस क्वेश्चन डायरेक्ट इतना आएगा। क्वेश्चन सिर्फ इतना ही आएगा। कृष्णा कह रहा है इनमें से 5 पॉइंट याद कर ले। बेटा इनमें से आती है केस स्टडी, इस पे से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता कि कौन सी ट्रांजैक्शन प्रोहिबिटेड है। इनमें क्वेश्चन आता है केस स्टडी बनके कि आप ये इंसान हो, आपने एक्सपोर्ट किया, आप कमीशन पे कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? हाँ अनमोल, पी लेता हूं बेटा। हाँ रईस कह रहा है फिर ऐसा इंसान अगर उसे फॉरेन एक्सचेंज नहीं मिलेगा तो वो कमीशन कैसे देगा? तो बेटा उसके लिए यही है कि उसे एजेंट अपॉइंट नहीं करना है, खासकर फॉरेन एजेंट अपॉइंट नहीं करना है, उसको डायरेक्टली एक्सपोर्ट करने हैं। सिंपल सा मतलब इतना ही है, या उसको इंडियन एजेंट को अपॉइंट करके बाहर भेजना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट आती है बेटा कॉल बैक सर्विसेज। कॉल बैक सर्विसेज ये भी अगेन पुरानी बातें हैं बेटा। पहले क्या होता था, मान लीजिए गुरी मैम, हाँ गुरी मैम, अरे गुरी मैम